नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे ही होंगे। पिछले लेक्चर्स आपने देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो सबसे पहली सलाह तो मेरी यही है कि आप पिछले लेक्चर्स को देखिए, तब जाकर हमें कुछ कहीं कहानियां बहुत अच्छे से स्पष्ट होंगी। हालांकि यह जो आज टॉपिक है हमारा वह बिल्कुल पृथक है उन चीज़ों से, लेकिन आपको बहुत बेहतर तैयारी करनी है यदि तो जो हमने पीछे मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश के संबंध में वीडियोस डाल रखे हैं, उनको आप निश्चित रूप से देखिए, आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले इस पर। तो हमने पहला बिंदु जो था अपनी यूनिट 1 का मध्य प्रदेश इतिहास और कल्चर के संबंध में वो कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा अब जो हमारा दूसरा बिंदु आता है ये भी हिस्ट्री से ही रिलेटेड है ना। 2 पॉइंट शुरू के जो आपके मध्य प्रदेश पीएससी के जो पाठ्यक्रम में बातें लिखी हुई वो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो अभी हमने राजवंश कंप्लीट किए हैं, अब हमें कंप्लीट करना है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की बात करना है ना। तो आइए इस कहानी को समझते हैं क्या हुआ। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं रहेंगी, उनका संबंध यहां बनेगा, तो कुछ बातें वहां से सीखेंगे और कुछ तो मध्य प्रदेश में ही स्थानीय रूप से ही कुछ घटनाएं घटती हैं, उनको भी सीखेंगे। तो आइए बढ़िया चालू करते हैं अपनी क्लास को, मजे से पढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण, मैं इसको 2 भागों में बांट रहा हूं आपके लिए। क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, अब यदि उस पॉइंट की बात करें कि हमको यहां पर क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें हमें क्या पढ़ना है, तो हम उसको विभाजित कर लें। सबसे पहले तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कहलाते हैं। 1824 ईस्वी में कुंवर चैन सिंह की शहादत या बलिदान, ये एक बिंदु होगा। यही घटना हमारे मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध पहली घटना थी और पहले शहीद हैं ये कुंवर चैन सिंह, तो इनकी घटना समझेंगे, देखेंगे, स्टोरी देखेंगे क्या थी। उसके अलावा दूसरी घटना हमारी 1842 ईस्वी की बुंदेला विद्रोह होगी। बुंदेला विद्रोह। इसके अलावा जो तीसरी घटना है वह है 1857 का समर, 1857 की क्रांति देखेंगे हम, मध्य प्रदेश में उससे क्या जुड़ी हुई बातें थी। क्लियर। तो ये तो हमारा कौन सा चरण होगा, प्रथम चरण होगा। प्रथम चरण में जो विद्रोह हुए हैं उनको हम शामिल कर रहे हैं, मैं शामिल कर रहा हूं, इनको देख लेंगे। ये विद्रोह कौन कौन से हैं, कुंवर चैन सिंह का विद्रोह, बुंदेला विद्रोह और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। देन उसके बाद मध्य प्रदेश में जो घटनाएं थी वो थोड़ा सा 1857 के बाद लगभग 20वीं शताब्दी तक, या कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब 1905-10 ऐसे आसपास मानिए, यहां तक कोई खास घटना ही नहीं हो रही थी, है ना। एमपी के विशेष तौर पर एमपी की बात यदि हम करें, भारतीय इतिहास में तो खूब घटनाएं चल रही थी लेकिन यहां पर नहीं होती हैं। तो 20वीं शताब्दी में लगभग 1906 से या 1915 में, 1920 में, ऐसे एक एक करके डेट वाइज हम आगे की घटनाएं भी देखेंगे। वो कौन सी घटनाएं होंगी, तो कुछ क्रांतिकारियों से रिलेटेड घटनाएं होंगी, कुछ जो भारत में जो आपके आंदोलन चल रहे थे, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, जैसे कि खिलाफत आंदोलन हुआ, झंडा सत्याग्रह जो हुए, है ना, नमक सत्याग्रह जो हुआ, इनसे जुड़ी हुई बातें जो हमारे मध्य प्रदेश से हैं उनको समझेंगे। तो प्रथम चरण में हमें ये तीनों को देखना है और दूसरे चरण में जो क्रांतिकारी घटनाएं और साथ में जो शांतिपूर्वक आंदोलन जो चल रहे थे उनका मध्य प्रदेश से क्या संबंध थे, क्या तथ्यात्मक जानकारी हो सकती है, उनको हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस बात को। इन 3 बातों को हम समझ लेते हैं पहले चरण में। तो देखिए कुंवर चैन सिंह जी, अब तथ्यात्मक बातें यहां लिखी हुई हैं, कहानी थोड़ा सा सुनना है यहां पर। कुंवर चैन सिंह जी कहां के थे, पहला तथ्य आपके पास यही होना चाहिए। तो एक रियासत थी छोटी सी, नरसिंहगढ़ रियासत। जब मैं भोपाल रियासत आपको बता रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि जो छोटी छोटी रियासतें थी, नरसिंहगढ़ है, राजगढ़ रियासत है, आज तो राजगढ़ जिला है, उस टाइम पे राजगढ़ रियासत थी, नरसिंहगढ़ रियासत थी, उसके अलावा खिलचीपुर था, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी जो रियासतें थी वो भोपाल स्टेट के अंतर्गत आया करती थी, है ना। भोपाल रियासत भी एक बड़ी रियासत थी, उसके अंतर्गत भी छोटी छोटी रियासतें थी। तो नरसिंहगढ़ जो रियासत थी वो आपके वर्तमान किस जिले में पड़ती है, यह याद रखिएगा, राजगढ़ जिले में।
किस जिले में आती है? राजगढ़ में। भोपाल और राजगढ़ की जहां पर सीमा लगे, आप अपने मानचित्र को उठाइए और उसमें देखिए कि भोपाल और राजगढ़ की जहां पर सीमा लग रही होगी तो बिल्कुल दक्षिणवर्ती इलाके में, राजगढ़ जिले के दक्षिणवर्ती इलाके में आपको नरसिंहगढ़ रियासत दिखाई दे जाएगी। तो वहां पर एक रियासत हुई, उसके प्रमुख थे उस टाइम पर कुंवर चैन सिंह जी। तो अब यहां पर क्या घटनाएं घटती हैं? कुंवर चैन सिंह जी अपना शांतिपूर्वक शासन करते रहते हैं। 1818 ईस्वी में आपको पता होगा कि होलकर भी अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं, सिंधिया भी अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। तो नवाब कौन से तोप थे जो इनके अधीन नहीं होंगे? तो नवाबों से भी इनकी संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, और ये भी भोपाल के नवाब भी अंग्रेजों के सीधे अधीन हो जाते हैं। और उस संधि के तहत यहां पर जो भोपाल स्टेट था उसमें सीहोर नामक जगह पर एक आपको छावनी स्थापित करनी थी। छावनी का क्या मतलब है? देखो, ये प्रशासन जो अंग्रेज करते थे, चलाते थे, ये सब जो रजवाड़े हुआ करते थे, यानी नवाब थे या राजा रियासतें थी छोटी छोटी, यहां पर क्या करते थे ये लोग सब सहायक संधि के तहत क्या हो जाते थे? इनके अधीन आ जाते थे। हड़प नीति कह दो, सहायक संधि कुछ भी कह दो, उसके तहत क्या करना पड़ता था इनको कि ये अंग्रेजों के अधीन आ जाते थे। और अंग्रेज जो थे वो एक अपना जो रेसिडेंट होता था उसको नियुक्त करते थे इनके राज्य में। तो एक रेसिडेंट का बंगला, जैसे इंदौर में आप देखोगे रेसिडेंसी क्षेत्र, मतलब जहां पर अंग्रेज क्या रहते थे? अंग्रेज अधिकारी रहा करता था एक प्रमुख, और उसकी सेवा में और दूसरे कर्मचारी और सुरक्षा में कुछ फोर्स रहती थी, तो वो रेसिडेंसी क्षेत्र था। ऐसे ही सभी जगहों पर था। तो एक तो वो रेसिडेंट रहता था, साथ ही कुछ विशेष विशेष जगहों पर अंग्रेज जो है वो छावनी भी बनाया करते थे। छावनी कैसी? जैसे आपने कुछ छावनियों का, महू छावनी का नाम सुना होगा, अंग्रेजों के काल की है। इसके अलावा आपने मुरार छावनी ग्वालियर में है। इसके अलावा आपने नीमच छावनी, यहां पर सेना रहा करती थी। कुछ बड़ी छावनियां होती थी, कुछ छोटी। तो यहां पर जो समझौता हुआ भोपाल स्टेट के नवाब के साथ, नजर उद्दौला नाम के उस टाइम पे नवाब हुआ करते थे, अंग्रेजों से जो समझौता हुआ उसमें यह हुआ कि हमें एक छावनी स्थापित करनी है और वहां 1000 सेना रहेगी। अंग्रेज पैसा नहीं देंगे, वो अंग्रेज क्योंकि क्या हो गए, अंग्रेजों ने इनको अधीन कर लिया, अपने समझौता हो गया कि तुमको यदि शासन करना है तो हम जो कह रहे हैं वही कर लो। तो संधि के तहत छावनी रहेगी, 1000 की टीम रहेगी और उसका पैसा भी तुम खर्च करोगे, जो लोग रहेंगे उसको आप पैसा देंगे उनके रहने खाने का। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नरसिंहगढ़ रियासत है, भोपाल स्टेट है और अंग्रेज है। अंग्रेजों ने भोपाल स्टेट को अपने अधीन कर लिया और सीहोर नामक स्थान पर एक छावनी की स्थापना करवा दी, है ना। 1000 सैनिक वहां रहा करते थे, ऐसा याद रखिए। अब घटना कहां से शुरू होती है? घटना शुरू होती है आपके कि भोपाल स्टेट के अंतर्गत ही ये नरसिंहगढ़ रियासत भी आती थी, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नरसिंहगढ़ रियासत भी अब क्या हो गया, अंग्रेजों के अधीन, ये उस छावनी के सीमा के अंतर्गत आ गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, अंग्रेजों से नफरत करते थे चैन सिंह जी, स्वतंत्र रहना चाहते थे एक्चुअली, और ये हस्तक्षेप अंग्रेज बहुत किया करते थे। दूसरी रियासतों ने तो सहर्ष स्वीकार कर लिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमको तो किसी तरह शासन दिए रहो, हम अपना चलाते हैं, अपना पेट पालें बस। तो इन्होंने थोड़ा सा कुछ दिक्कतें पैदा की कि मैं स्वतंत्र या ऐसा कुछ करने का प्रयास किया, तो अंग्रेज जो अधिकारी थे वो इनसे खफा होने लगे थे। बीच में एक और कारण मिल गया इनको खफा होने का, वो कारण यह था कि अंग्रेजों ने यहाँ पर कुछ अपने आदमी लगा दिए थे। उन्हीं के जो दीवान थे उनका नाम आनंद राम बख्शी और रूप राम बोहरा था। तो रूप राम बोहरा और आनंद राम बख्शी जो दीवान थे आपके चैन सिंह जी के, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को गुप्त सूचनाएं देना शुरू किया। एक समय पर कुंवर चैन सिंह जी को पता चल जाता है कि ये दोनों व्यक्ति जो है मेरे राज्य की सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचाते हैं। तो उन्होंने दोनों को पकड़ा कॉलर और सीधे तलवार से चलो निकलो, मतलब निकलो नहीं, एक्चुअली उनकी गर्दन काट दी, निपटा दिया उनको। तो ये दोनों को जब मार दिया तो रूप राम बोहरा का एक भाई था, उसने इस पर बड़ा एक्शन लिया और उसने जाके गवर्नर जनरल जो कि कोलकाता में रहता था उससे भी शिकायत करी। और यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट जो कि छावनी का जो हेड था उसको पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं, और वो पॉलिटिकल एजेंट कौन था, आपका मैडाक नाम का व्यक्ति। ये नाम याद रखना है आपको, ये पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मैडाक को यहाँ नियुक्त किया गया था, तो उससे भी शिकायत कर दी। अब मैडाक को अवसर मिल गया, अंग्रेजों को अवसर मिल गया कुछ करने का। इन्होंने मिलने बुलाया आपके कुंवर चैन सिंह जी को कि आइए मुलाकात हो। पहले तो सीहोर बुलाया था तो ये गए ही नहीं। बाद में एक किसी अभियान के तहत जो बैरासिया नामक जगह है भोपाल के अंतर्गत, आज भोपाल की एक तहसील है, तो वहां पर बैरासिया में क्या होता है, ये जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ नहीं आ पाए तो बैरासिया आ जाओ, तुम्हारे बिल्कुल नजदीक हैं हम। तो बैरासिया पहुंच जाते हैं आपके कुंवर चैन सिंह जी इनसे मिलने। अब यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने कुछ शर्तें थोपी, कही कि बेटा तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम्हारा राज्य जा सकता है और तुमको सजा भी मिल सकती है, तुमको 2 शर्तों का पालन करना होगा।
तो कहते हैं एक तो तुम जो हमारा विरोध कर रहे थे उसका पहले तो हमारे अधीन हो जाओ, बिल्कुल कोई विरोध मत करो, पहली बात ये। दूसरी बात, तुम्हारे राज्य में जो अफीम पैदा होती है वो सिर्फ अंग्रेजों को बेचोगे और किसी को नहीं बेचोगे। तो दो कड़ी शर्तें इनके सामने रख दी गई, जिसको इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, दोनों ही नहीं हो पाएगा, मना कर दिया। बिल्कुल नाराज हो गया मैडाक। उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कहा कि ठीक है जाओ बेटा, देखते हैं हम जो भी एक्शन हो पाएगा तुम्हारे ऊपर। आगे फिर सम्मन पहुंचा इनके पास और बुलाया गया इनको सीहोर कि अब तुमको तो आना ही होगा, नहीं तो अब तुम्हारे ऊपर होने वाला अटैक। तो अब ये बेचारे क्या करते हैं कि चलो जाना ही पड़ेगा, अब क्या करें। तो सीहोर पहुंचते हैं ये। सीहोर के आसपास कुछ इनके और साथी थे, हिम्मत खां, बहादुर खां, इनके एक सेनापति जैसे मतलब सहायक थे, उनको साथ में लिया। लगभग 30-35 लोगों को अपने सहायक के रूप में यहाँ पर अपने साथ इन्होंने ले लिया था और पहुंचे मैडाक से मिलने। चर्चा हो रही थी शिविर में, कैंप में, वहां पर छावनी में। बातचीत में ऐसे ही कुछ बातें बढ़ गई। इन्होंने कहा कि तलवार रख दो, तो बोले कि राजपूत हूं, तलवार के बिना कैसे काम चलेगा, है ना। मतलब राजपूत की शान होती है अस्त्र शस्त्र जो होते हैं उनके, तो वो कभी अपने अंग से अलग नहीं होने देते। कुछ औजार रख देते हैं कि ये रख दिया है मैंने, बाकी ये तो मेरे साथ ही रहेगा। तो फिर विवाद बढ़ जाता है और क्या होता है, लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं और एक भयंकर सा युद्ध होता है। ये भयंकर से क्या कह दो, ये 30-40 लोग और वो कहाँ 1000। तो छुटपुट युद्ध होता है और उस युद्ध में कुंवर चैन सिंह जी मारे जाते हैं। कुंवर चैन सिंह जी के साथ साथ उनके जो सहायक थे हिम्मत खां, बहादुर खां, वो भी मारे जाते हैं। उनका एक प्रिय कुत्ता शेरू था, वो भी मारा जाता है। शेरू को भी लेके गए थे अपने। तो इस तरह से कहानी समाप्त हो जाती कुंवर चैन सिंह जी के। इन्होंने पहला अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था मध्य प्रदेश में, क्योंकि ऐसा ही विद्रोह मंगल पांडे ने किया था भारतीय इतिहास में, तो इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है, पहली बात याद रखिए। इसके पहले कोई ऐसा शहीद नहीं हुआ था अंग्रेजों का विरोध करते हुए। तो मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न आए कभी तो कुंवर चैन सिंह जी को याद रखना। ये सारी ही तथ्यात्मक बातें यहाँ लिखी हुई हैं। रियासत नरसिंहगढ़ थी इनकी, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद का दर्जा प्राप्त है। इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। इनकी शहादत कब हुई, तो 24 जून 1824 को। यह घटनाक्रम जो मैंने कहानी सुनाई है वो 1818 से लेकर 1824 के बीच की है। 24 जून यहां पर लिखा हुआ है, ये गड़बड़ है, जुलाई है ये डेट, इसको सुधार देंगे आप। जुलाई याद रखना, 24 जुलाई को इनका जो है तो वो मनाया जाता है बलिदान दिवस के तौर पर, ठीक, सीहोर के आसपास। तो 24 जुलाई 1824 को जो है तो ये शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। पॉलिटिकल एजेंट कौन था इनके समय, इनकी घटना के समय, ऐसा कभी पूछा जाए तो मैडाक नाम याद रखना। इनके अंगरक्षक या सहायक के तौर पर हिम्मत खां और बहादुर खां का नाम याद रखना। कुत्ते का नाम शेरू था, ये याद मत रखना, ठीक, कुत्ते की कोई जरूरत नहीं है। अब 2015 में सरकार ने एक व्यवस्था यहाँ की है, इनकी जो छतरी बनी हुई है वहां पर आपको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये कुंवर चैन सिंह जी की एक तस्वीर है, वहां स्मारक में लगी हुई है। जो स्मारक बना है वो स्मारक ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको। ये दरवाजे हैं, ये जो सामने हैं यहीं पुलिस वाले खड़े होते हैं और ये जो पुलिस वाले हैं, ऐसे कुछ पुलिस वालों को नियुक्त कर दिया जाता है सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए ही। जहां पर सरकार ऐसा समझती है कि ये इनका इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है और इनको याद करने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर रोज देना है, तो वहां पर कुछ निश्चित ही पुलिस वालों को नियुक्त कर दिया है, तुम यहीं रहोगे, यहीं गार्ड ऑफ ऑनर सुबह शाम दोगे। गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब ये होता है कि बंदूक से कुछ गोलियां चलाना होती हैं, जैसे तोप से दिया जाता है, बंदूक से दिया जाता है ना, 21 तोपों की सलामी, ऐसा कुछ सुना होगा ना, वैसे ही ये गार्ड ऑफ ऑनर ही है। कभी कहीं मोदी जी जाएं या अपने देश में कोई आए तो उनको भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, ये आप देखिएगा वीडियोस वगैरह में। तो इनको 2015 से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ये बात थी अपने किसकी, कुंवर चैन सिंह जी की। कहानी समझ में आई होगी। ये कहानियां मैं इसलिए सुना देता हूं बच्चों ताकि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहें। तथ्य तो उसमें आपने देखे 4-6 ही थे, लेकिन कहानी सुनाने में बहुत समय चला गया। तो कारण यही है लेंदी लेक्चर्स होने का मेरे, क्योंकि मैं कहानियां कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुनाऊं ताकि आपको याद हो जाए सारी चीजें क्लास में ही अपने। आइए अब अगली कहानी की ओर चलते हैं। इतिहास तो कहानियों का ही विषय है भाई, है ना। जो इतिहास में कहानी ना सुनाए वो इतिहास का प्राध्यापक हो ही नहीं सकता, ये याद रखें आप। बुंदेला विद्रोह 1842 में घटना होती है। पहले तो डेट ही याद रख लेना, 1842 में घटना होती है, पहला तथ्य ये हो गया। दूसरी बात, अब यहाँ क्या होता है तो किस क्षेत्र में पहले ये विद्रोह होता है उस क्षेत्र को जान लीजिए, दूसरा तथ्य हो जाएगा आपका। इन्होंने जो ये रीजन था इसको अंग्रेजों ने जो नाम दे रखा था वो नर्मदा सागर क्षेत्र दे रखा था। क्या दे रखा था, नर्मदा सागर क्षेत्र। ये उस टाइम की कुछ बातें हैं। नर्मदा सागर और नर्मदा क्षेत्र, ऐसा वो उनकी जो ग्रंथ हुआ करते थे या जो उनके जो प्रशासनिक जो
रजिस्टर वगैरह थे, उसमें नाम क्या मिलता है इस क्षेत्र का? नर्मदा सागर। अब उस नर्मदा सागर में आता क्या क्या था, तो ये जान लीजिए। आज जो आप देखेंगे सागर जिला आप जानते हैं, सागर जिला के ऊपर झांसी है, उसके ललितपुर है, उसके ऊपर झांसी है। सागर को देखेंगे आप तो बहुत लंबा आता है, नीचे तक जबलपुर तक ये पहुंच जाता है, और आपको पता है जबलपुर के पास ही तो नर्मदा जाती है, तो नीचे आते आते नर्मदा के बहुत करीब आ जाती है इसकी सीमाएं सागर की। तो ये पूरा ही सागर का नरसिंहपुर है ना, गढ़ मत पढ़ना, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, ये जो रीजन है, दमोह, ये सारे रीजन जो है ये नर्मदा सागर रीजन हुआ करता था उस टाइम पे, राइट। तो यह विद्रोह कहां हुआ, किस रीजन में हुआ, तो ये एक नाम याद रखना, नर्मदा सागर अंचल या नर्मदा सागर क्षेत्र। वास्तव में उसमें बुंदेलखंड और नर्मदा सागर क्षेत्र आप कहिए, ठीक। बुंदेला विद्रोह नाम पढ़ने का इसका जो कारण है वो यही है कि ये बुंदेलखंड रीजन में प्रमुख रूप से शुरू हुआ था, और इसमें जो ज्यादातर योगदान था वो बुंदेलों का ही था। हालांकि कुछ और भी जातियों के लोग थे, बुंदेली राजपूत थे, उसके अलावा गोंड जनजातियों ने, लोधियों ने, और बहुत सारे जनजातियों और जनजातियों के जो जागीरदार वगैरह थे, उन सब ने ही इसमें सहयोग किया था या कि भागीदारी निभाई थी। तो क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी आपके बुंदेलों की थी, इसलिए इसको बुंदेला विद्रोह कहते हैं अपन। अब प्रमुख यहां से प्रश्न कैसे आएंगे, तो मेंस में तो अब है नहीं, ये चीजें पहले हुआ करती थी तो इसके कारण जानते थे हम, इसके परिणाम जानते थे, है ना, क्यों असफल हुए यह सब जानते थे। अब हमें केवल तथ्यों की बात करनी है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आएगा, बाकी और कहीं आना ही नहीं है। तो तथ्यों की बात यह है कि यह विद्रोह कब हुआ था, कहां हुआ था, किसने नेतृत्व किया था, ठीक। अब नेतृत्वकर्ता अलग अलग जगहों से कर रहे थे, वहां उनके साथ क्या घटनाएं घटी, वो घटनाएं उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, नाम सिर्फ याद रखना, और कहां से उन्होंने नेतृत्व किया, किस जगह के वो रियासत के जागीरदार थे या कि आपके कहां से शासन करते थे, ये जरूर याद रखना। तो आइए जान लेते हैं इसमें कौन कौन से विद्रोही थे। विद्रोही तो बहुत सारे थे, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अलग ही रेड हेडलाइन बना दी है, रेड कर दिया है, लाल कलर का रंग दिया है ना। तो पहले तो याद रखना विजय बहादुर सिंह बुंदेला, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, इनके ही बिटवा थे आपके मधुकर शाह बुंदेला। मधुकर शाह बुंदेला और विजय बहादुर सिंह बुंदेला, ये दोनों थे आपके कहां के, नरहट नामक जगह है जो कि ललितपुर में है, ठीक। तो नरहट रियासत के जो प्रमुख थे वो कौन थे, विजय बहादुर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह बुंदेला। इन्हीं से ही ये बुंदेल विद्रोह की शुरुआत होती है। कैसे शुरुआत होती है, तो कुछ डिक्री वगैरह इनको दे दी जाती है, इनके अधिकार कम कर दिए जाते हैं, और इनका सम्मान वगैरह जो है अंग्रेज किया नहीं करते थे बहुत। इन सब चीजों से क्या है, खफा होकर ये विद्रोह कर देते हैं। विजय बहादुर सिंह तो इनके पिता थे, मधुकर शाह थे, थोड़ा सा सम्य थे, मतलब साधारण थे, और वो बस जो कानूनी प्रक्रिया होती उसी के तहत मामले को निपटाना चाहते थे, किंतु इनके बेटवा गरम गरम खून था, है ना। इन्होंने क्या किया, कुछ अंग्रेजों को मार गिराया, अपनी साथियों के साथ क्या किया, अंग्रेजों को मार गिराया, ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। बाद में अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और क्या किया, 1843 ईस्वी में इनको सागर में सार्वजनिक जगह पर, मतलब सब लोग जहां देखें वहां पर फांसी दे दी गई। पहले फांसी ऐसी ही दी जाती थी, ठीक। तो ये मधुकर शाह बुंदेला, एक नाम याद रखिएगा आप, शुरुआत कहीं कुछ यहीं से होती है इस विद्रोह की। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे लोग शामिल होने लगे, जैसे हृदय शाह लोधी, ये कहां से शामिल हुए, तो हीरापुर नामक जगह है जो कि नरसिंहपुर में है, तो हीरापुर के हृदय शाह ये इसमें भागीदारी निभाते हैं। हृदय शाह जो थे वो 1857 में भी भागीदारी निभाते हैं। तो कुछ लोग इनमें से जो आएंगे वो जीवित रह जाते हैं, सबके सब नहीं पकड़े जाते और मारे जाते हैं। कुछ लोग आगे चल के 1857 की जो क्रांति होगी, इन्होंने उसमें भी नेतृत्व किया अपने अपने क्षेत्र का, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो 1857 की जब हम क्रांति देखेंगे तब वहां पर उस बात को समझेंगे। तो हृदय शाह लोधी जी जो थे वो कहां के थे, हीरापुर के हृदय शाह थे, इतना याद रखिएगा। वर्तमान में ये कहां है, नरसिंहपुर में आता है। फिर आते हैं जवाहर सिंह बुंदेला। जवाहर सिंह बुंदेला थे चंद्रपुर रियासत जो कि आपके वर्तमान सागर जिले के अंतर्गत आती है। नरहट ललितपुर में आती है, बुंदेलखंड रीजन ही है। ललितपुर में बिल्कुल दक्षिणी इलाका जो है सागर से टच करता है, वहीं आप देखोगे नरहट नामक रियासत है। ढिल्लन शाह मदनपुर के ढिल्लन शाह थे, नरसिंहपुर में आता है ये मदनपुर, और ये ढिल्लन शाह ने भी अपना योगदान दिया, आगे चल के 1857 की क्रांति में भी योगदान देंगे। इसके अलावा किरेन शाह, हीरापुर के किरेन शाह थे। राजा परीक्षित थे जैतपुर के, जो कि महोबा में आता है। राजा बसंत सिंह चिरगांव के थे, जो कि झांसी में आता है। देशपत बुंदेला जो कि झीझन के दीवान थे, ये राजस्थान में आता है। और बखत बली जो कि शाहगढ़ सागर में आता है। ये थोड़ा सा इनको भी लाल क्यों किया है, बखत बली ने अच्छा योगदान दिया है, हालांकि शुरू में ये अंग्रेजों के साथ थे लेकिन बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं।
इनके एक सेनापति थे बोधन दउआ। एमपीपीएससी ने इस पर प्रश्न पूछा हुआ था एक बार, और किसी से मुझे तो नहीं लगता कि जिसके तुक्के ही लगे हैं उन्होंने ही बताया होगा, है ना। बोधन दउआ, क्योंकि उस टाइम पे बनाने वाले जो प्रोफेसर थे उन्होंने उस पर पीएचडी कर रखी थी बुंदेलखंड के इतिहास में, तो बोधन दउआ के बारे में उनको पता था। तो बोधन दउआ कौन थे भाई? तो बखत बली के सेनापति थे, है ना। तो ये जब अंग्रेजों से लड़ा करते थे तो ये बखत बली ने काफी योगदान दिया इनके साथ, और इनको बुंदेलखंड का तात्या टोपी कहा जाता है। तात्या टोपी भी क्या थे? एक सेनापति थे जिन्होंने कानपुर के जो नाना साहब थे उनके साथ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ इनका सबका सहयोग किया। उसी तरह से तात्या टोपी भी किए थे, इसलिए इनको बुंदेलखंड का तात्या टोपे कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख आपके विद्रोही थे जिन्होंने विद्रोह किया। इस विद्रोह में, बुंदेला विद्रोह में, उनके नाम याद रखना है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं एक एक करके, और ध्यान से सुनते जाइएगा। पहले तो आप नाम याद रखिएगा, मधुकर शाह, जो सबसे इंपॉर्टेंट, उनके ही नाम ले रहा हूं। मधुकर शाह कहाँ के थे? नरहट के थे। दूसरे आपके ढिल्लन शाह मदनपुर के थे। तीसरे आपके हीरापुर के हृदय शाह, शाहगढ़ के बखत बली। इन चारों को तो कदापि नहीं भूलना है। उसके अलावा शेष आपको याद करना है, पीछे मैंने वो आपको बता दिए हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे दो विद्रोह जो थे, स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रथम चरण था उसमें दो बातें कंप्लीट हुई। आपका 1824 में जो घटना घटी कुंवर चैन सिंह जी की शहादत, उसके अलावा दूसरी बात 1842 का बुंदेला विद्रोह। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे खतरनाक बात है, 1857 की क्रांति। तो 1857 की जो क्रांति थी वह कब घटित हुई थी, यह आपको पता ही है। कौन कौन उसके नेतृत्व करता थे, कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने उस विद्रोह को दबाया, ऐसी सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। मतलब 1857 की क्रांति में क्या प्रश्न आएंगे आपसे? सिंपली मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह आता है कि कहां से शुरू हुई क्रांति। उसके अलावा कोई क्षेत्र होगा, जैसे कि भोपाल है, जैसे कि अमझेरा रियासत होगी, जैसे कि आपका कटनी है, जैसे कि आपका और भी जो विजय राघवगढ़ है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, है ना। उनमें से किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया, यह प्रश्न आएगा। दूसरी बात, कोई यदि अंग्रेज सेनापति है कि किसने उस विद्रोह को दबाया, तो वो पूछा जाता है। उसके अलावा जैसे कि इंदौर है, इंदौर में कुछ जगहों पर क्या हुआ कि ये विद्रोहियों ने विद्रोह किया और अंग्रेजों को पकड़ पकड़ मार रहे थे, तो कुछ अंग्रेज अधिकारी वहां रहा करते थे रेसिडेंट के रूप में। तो सेनापति ना पूछा जाए तो रेसिडेंट पूछ लिया जाता है कि वहां पर रेसिडेंट कौन था, है ना। तो छोटी मोटी रियासतों में तो कोई रेसिडेंट होते नहीं थे, जैसे इंदौर है, ग्वालियर है, यहीं सब रहते थे रेसिडेंट वगैरह। तो वहां कौन थे रेसिडेंट, ये पूछ लिया जाता है ना। तो वो बाद में भाग जाते थे, जैसे ही पता चलता था उनको कि आक्रमण हो गया, तो वो कहाँ चले जाते थे, या तो भोपाल के नवाबों के पास, या तो ग्वालियर के सिंधिया के पास, या तो आगरा भाग जाते। सबसे सुरक्षित जगह 1857 की क्रांति में आगरा का किला था, तो वहीं सबके सब अंग्रेज अधिकारी भाग जाते थे। चलो तो चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। 1857 की क्रांति देखते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के विरोध में भारतीयों के द्वारा जिस एक सर्वाधिक सशक्त विद्रोह को जन्म दिया गया वह 1857 का समर ही था। मध्य प्रदेश ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना संपूर्ण योगदान प्रदान किया। 10 मई 1857 से इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, मेरठ से मानी जाती है। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कब से शुरू हुआ, ये तो भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से तथ्य है, याद रखना है आपको। शुरुआत और पीछे से किसने की थी, तो आपको पता है मंगल पांडे ने ही इस पर एक चिंगारी लगाई थी। 29 मार्च है ना, जो मुझे डेट याद आ रही है, 29 मार्च 1857 की बात है। उन्होंने क्या किया था, एक एनफील्ड राइफल आई थी जिसमें सुअर और आपके गाय की चर्बी थी शायद, वो सब मिलाकर क्या किया जा रहा था, उनकी जो कारतूसें थी वो बनाई गई थी चिकना करने के लिए। उसको डालकर फिर उसमें क्या है, दांत से खोलना पड़ता था। तो इस व्यवस्था से हिंदू भी नाखुश थे और मुसलमान भी। तो मंगल पांडे तो एक ब्राह्मण भी थे, तो उन्होंने इसको यूज करने से मना कर दिया। अंग्रेज अधिकारी जब इनको पकड़ने आए तो 2 अंग्रेज अधिकारियों को निपटा भी दिया, मतलब घायल कर दिया, और इनको बाद में पकड़ लिया जाता है। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। क्रांति की तिथि पहले से ही निर्धारित थी, इन्हीं के काल से ही ये भी शामिल थे कि क्रांति करना है। 31 मई 1857 क्रांति की तिथि थी, है ना। सभी सैनिकों में, सभी सैन्य छावनियों में ये चीजें चल रही थी, है ना। रोटी और कमल ये ऐसा करके कुछ अपनी पर्चियां थी जो भेजा करते थे सब जगह, क्रांति करना 31 मई 1857 को। लेकिन घटना क्या हो जाती है, प्लान के अनुसार हो नहीं पाता है। मंगल पांडे जो है पहले ही उनको निपटा देते हैं। अब जो दूसरे छावनी वाले लोग थे और दूसरे लोग थे वो क्रांति करना शुरू कर देते हैं। मेरठ में भी यही चीज पहुंचती है सेम। तो मेरठ के सैनिकों ने क्या कर दिया,
10 मई को ही मतलब मेरठ के सैनिकों ने उस कारतूस को यूज करने से मना किया, तो उनमें 80-85 जो लोग थे उनको जेल में भरने की तैयारी हो गई। तो उन्होंने कहा कि अब कहाँ जेल में चले जाएंगे तो कौन क्रांति करेगा, चलो तो 10 मई को ही क्या कर दिया उन्होंने, अंग्रेजों को कूटना जो चालू किया, तो मारते गए 1858 तक कूटे हैं। तो 10 मई से शुरुआत हुई इसकी, वास्तव में होनी कब से थी, 31 मई 1857। दोनों ही तिथियां महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना होंगी। आइए अब हम एमपी के संदर्भ में बात करते हैं, कहां से शुरुआत हुई। ये एक बहुत ज्यादा मेहनत करके निचोड़ मैंने निकाला है, कहानियां तो सुनाऊंगा मैं ही, बाकी इतना आप याद कर लें, 2-4 बार टेबल आप बना लीजिएगा अपने रफ नोट्स पर, जो भी जहां बनाते हो इतना याद कर लेंगे और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना, कहीं कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। कैसे बनाया है इस मैंने टेबल को, तो देखिए हम देखेंगे अलग अलग जगहों पर विद्रोह से संबंधित स्थान के, मध्य प्रदेश के कौन से स्थान है, उस स्थान से, उस रियासत से, उस जगह से किस व्यक्ति ने विद्रोह किया, ये यहां एक नाम मिल जाएंगे आपको। उस विद्रोह को दबाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, जहां पर कोई सेनापति आएगा और विद्रोह दबाएगा तो उसका नाम है, जहां पर कोई अंग्रेज अधिकारी रहेगा बाद में भाग जाएगा उसका नाम है। क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न इस तरह से आता है कि कहीं पर विद्रोह हुआ और पूछ लिया जाता है कि यहाँ का विद्रोह किसने दबाया, है ना, किसने इसका पतन किया या किसने इसका दमन किया, तो ये अंग्रेज सेनापति का नाम पूछा जाएगा। उसके अलावा कहीं पर विद्रोह हुआ और कोई अंग्रेज अधिकारी था तो वो पूछ लिया जाता है कि इंदौर में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी कौन था। ठीक, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा, सबसे फेमस प्रश्न तो यही है कि किस जगह से किसने विद्रोह किया। फिर यहाँ कुछ डेट्स लिखी हैं कि कब विद्रोह किया, तो एकदम बढ़िया क्रमबद्ध तरीके से अपन चलेंगे, कहां पर कैसे विद्रोह मध्य प्रदेश में होते गए। तो पहला नाम आपको दिखाई देता होगा नीमच छावनी। तो आपसे पूछा जाएगा नीमच छावनी का विद्रोह कब हुआ, ये क्यों पूछा जाएगा सर, इसकी डेट क्यों पूछी जाएगी। डेट सामान्यतः आपको याद नहीं रखनी है, इसकी याद रखनी है 3 जून 1857, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ वह आपके नीमच छावनी से ही हुआ था। तो पहला तो यही प्रश्न बन जाएगा कि मध्य प्रदेश में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, नीमच छावनी से। कब हुई, 3 जून 1857 से हुई। यहां पर किन लोगों ने विद्रोह किया, तो कोई नेतृत्वकर्ता मिल रहा है क्या, नहीं, यहां पर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं मिलता, यहां पर सैन्य टुकड़ी ने क्या है विद्रोह कर दिया था। पैदल और घुड़सवार जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया था, यहां पर विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ और कूटने लगे थे अंग्रेजों को। बाद में यहां पर सीबी सोबर्स नाम के व्यक्ति को भेजा जाता है और इसने उदयपुर की भील पलटन के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबा दिया। क्लियर, ये संक्षिप्त में बात पता चली, लिखना भी होगा मेंस में तो 3 अंकों में लिख दोगे। नीमच छावनी का विद्रोह, तो नीमच छावनी का विद्रोह मध्य प्रदेश का पहला 1857 की क्रांति का विद्रोह था। 3 जून 1857 को यहाँ घटना घटित हुई। पैदल और घुड़सवार सैनिकों ने यहाँ पर क्या किया, विद्रोह कर दिया। सीबी सोबर्स नाम के सेनापति ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। फैक्ट हो गए, मेंस का 3 अंकों का प्रश्न भी हो गया। ग्वालियर, ग्वालियर पूछा जाए या कि इसकी जगह कई बार मुरार दे दिया जाता है, क्योंकि ग्वालियर के ही नजदीक, बिल्कुल नजदीक है ना, मुरार नामक स्थान है और इस मुरार छावनी में यह घटना घटी थी, क्योंकि यह भी सैन्य विद्रोह था। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, 14 जून यहां पर क्रांति के बाद अगली तिथि 14 जून को क्या होता है, ग्वालियर में या मुरार छावनी में वही सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। यहां फिर अंग्रेजों की पकड़ाई चालू हुई, है ना। इस विद्रोह में होता क्या था, जो अंग्रेज होते थे उनको पकड़ा जाता था, महिलाएं बच्चे होते उनको कैद कर लिया जाता था, कई जगहों पर तो बहुत मार भी दिया जाता था, कई जगहों पर उनको कैद बस कर लिया जाता था, है ना, कई जगहों पर तो उनको कैद भी नहीं किया, अधिकारियों को पकड़ते थे बस, है ना। तो यहाँ पर अंग्रेज महिलाएं बच्चे जो थे उनको सबको कैद कर लिया गया और यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी थे उस टाइम पर मैकफरसन नाम का व्यक्ति था, ये याद रखना है। तो यहाँ कोई सेनापति नहीं है, मैकफरसन नामक व्यक्ति जो है उसने क्या किया, वो यहाँ पर उस टाइम पर था। बाद में भाग जाता है कहां पर, ग्वालियर। ग्वालियर में कहां पर, फूलबाग पैलेस, मतलब जो आपका ग्वालियर का जहां पर शासन करते थे ग्वालियर के किले से, वहां गया और उधर से उसको कहां भेज दिया जाता है, सिंधियाओं की मदद से आगरा भेज दिया जाता है, सुरक्षित स्थान। ठीक, तो ये मैकफरसन उस टाइम पर अधिकारी था, इसलिए इसको अलग कलर से भी मैंने यूज किया है ताकि आपको भी याद रहे, तो ये याद रखना है। अगला जो विद्रोह होता है वो कहां होता है, शिवपुरी में होता है। कहां होता है प्यारे बच्चों, शिवपुरी में होता है। शिवपुरी में भी सेम दिन घटना, मतलब जब ग्वालियर का विद्रोह सुनाई देता है कुछ लोगों को, तो उन लोगों ने क्या किया, यहां पर
कि शिवपुरी में भी विद्रोह हो जाता है। अब यहाँ की कहानी मजेदार है, यहाँ सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था। शिवपुरी में नरवर एक जगह है, नरवर एक तहसील है आप कहिए, वहां पर एक शासक था मान सिंह नाम का। ठीक, तो अंग्रेजों से वो भी प्रताड़ित था बेचारा, और उसने क्या किया कि शिवपुरी में जैसे ही ग्वालियर में पता चला कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, तो इसने यहाँ पर अपनी टीम बनाई और अंग्रेजों को दौड़ाना चालू कर दिया। ठीक, तो इसने यहाँ मारा कूटा वही अंग्रेजों को। बाद में यहाँ पर एक सैन्य अधिकारी स्टुअर्ट आता है, अंग्रेजों का सेनापति स्टुअर्ट आता है, और इस मान सिंह को उसने जो दौड़ाया, तो इसको फिर जंगलों में ही शरण मिली। तो पड़ौन के जंगल हैं आसपास वहीं नरवर के, वहीं पर जाकर ये छिप गया, इसको पकड़ नहीं पाए स्टुअर्ट। तो किसने इस विद्रोह को दमन किया ये पूछा जाए कभी, तो स्टुअर्ट नाम के व्यक्ति ने किया। आइए अब अगले विद्रोह की बात करते हैं। हमने देखा किसको किसको, जून में जो विद्रोह हुए और जुलाई में जो विद्रोह हुए। तो जून में हमारे कौन कौन से हो गए, एक हो गया नीमच का और ग्वालियर का हो गया, और शिवपुरी का भी जून में है। अब आगे चलते हैं जुलाई वाले विद्रोह की। तो चलिए, सागर में क्या घटना घटी प्यारे बच्चों, 1 जुलाई 1857 को घटना घटती है। शेख रमजान यहाँ के नेतृत्वकर्ता होते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा यहाँ पर कोई खास अधिकारी का नाम नहीं मिलता है, आपको नहीं याद रखना है। यहाँ का जो विद्रोह था शांतिपूर्वक था, किसी को भी हताहत नहीं किया गया, किसी को भी मारा कूटा नहीं गया। आपको बस नाम याद रखना है शेख रमजान का, कि सागर से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया, शेख रमजान। उसी दिन सेम डे महू छावनी और इंदौर रेसिडेंसी दोनों जगहों पर विद्रोह होते हैं। महू छावनी में नेतृत्व जो करते हैं वो मुराद अली खान नाम के व्यक्ति करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर जो अधिकारी था, वहां पर छावनी का प्रमुख था, वो था कैप्टन हैंगरफोर्ड। तो इसका नाम याद रखना है, कैप्टन हैंगरफोर्ड महू छावनी का हेड था उस टाइम पे, और यहाँ पर विद्रोह मुराद अली खान ने किया। इंदौर रेसिडेंसी में क्या हुआ, इंदौर रेसिडेंसी में सआदत खान ने विद्रोह प्रारंभ किया यहाँ, और कैप्टन ड्यूरेंट यहाँ का अधिकारी था। कौन था, कैप्टन ड्यूरेंट। बाद में ये सब भाग जाते थे, अधिकारी क्या करते थे, भाग जाते थे। ये भोपाल चले गए, जैसे वहां मुरार छावनी में क्या हुआ, तो ग्वालियर चले गए और वहां से आगरा। ये लोग, इनके शरण कहाँ मिलती थी, भोपाल में। ठीक, तो यहां से वो सागर से आपके इंदौर से कहां चले गए, भोपाल चले गए, जहां इनको सुरक्षित जगह मिली। बाद में कैप्टन स्टुअर्ट नाम का जो आपका सेनापति था, उसने इस विद्रोह का दमन कर दिया। क्लियर। तो ये इंदौर और किसकी बात थी, आपके महू छावनी की। तो अगला जो विद्रोह है वह है भोपाल रियासत का। यहां पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, जुलाई में ही होता है ना, जुलाई 1857 में यहां विद्रोह होता है। कोई शासक या कोई सेना नहीं करती है, यहां पर कुछ क्रांतिकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते हैं, जिनका नाम था फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद। क्या क्या नाम थे, फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद। ये अभी एकाध पिछली पीएससी में ही ये प्रश्न आ चुका है कि भोपाल रियासत से विद्रोह करने वाले कौन से व्यक्ति थे। उनका नाम है फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना, आपको दिख जाएगा ये प्रश्न। ठीक, तो फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद कौन थे, तो ये भोपाल रियासत के अंतर्गत अंबा पानी एक जगह थी, वहां के प्रमुख थे ये, है ना। इनके पिता वहां के प्रमुख थे और उनसे ही क्रांति की जो जज्बा था इनको प्राप्त हुआ था। फाजिल मोहम्मद और आजिल मोहम्मद ने किसके खिलाफ विद्रोह किया, तो बस आप यहाँ अंग्रेजों के तौर पर तो अंग्रेज आप यूज कर सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ, लेकिन वास्तव में यह विद्रोह का दमन जो करने का काम कर रहा था वो कौन कर रहा था, यहाँ पर भोपाल जो नवाब थे वो नवाब ही स्वयं इसका दमन कर रहे थे, है ना। नवाब मतलब पूरी तरह से एक्टिव थे, अंग्रेजों के साथ थे। तो यहाँ किसी बहुत विशेष सेनापति को भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ भोपाल की जो सेना थी, नवाब की सेना थी, वही एक्टिव थी। तो फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद इनको पत्र भी लिखा था कि हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम कोई अशांति फैलाना नहीं चाह रहे हैं, हम केवल इतना चाह रहे हैं कि अंग्रेज हमारे देश से चले जाएं। तो मैं अंग्रेजों के विरुद्ध हूं, ना कि भोपाल रियासत के और ना ही जनता के विरुद्ध हूं। ठीक, तो इन लोगों ने ऐसे लेटर्स वगैरह लिखे। तो फाजिल मोहम्मद आदिल मोहम्मद दोनों भाई भाई थे। सिकंदर जहां बेगम यहाँ की कौन थी, आपकी नवाब थी उस टाइम पर, इनका नाम याद रखिएगा। और जो कुछ अंग्रेज अधिकारी रहे होंगे, अंग्रेज सेना थी, कुछ अंग्रेज सेना और नवाब की सेना दोनों मिलकर ही क्या करती थी, दमन कर रही थी। राहतगढ़ का किला है, फाजिल मोहम्मद को बाद में पकड़ लिया जाता है। राहतगढ़ का किला है, राहतगढ़ आपके सागर में आता है ना। तो सागर में राहतगढ़ के किले में इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। और आपके जो आदिल मोहम्मद थे वो बचते बचाते तात्या टोपे से जाकर मिलते हैं और उनकी सेना के साथ फिर संघर्ष करते हैं। ठीक, ये बात थी आपके भोपाल रियासत की। आगे फिर प्रश्न आए कि गढ़मंडला क्षेत्र या कि महाकौशल क्षेत्र या कि जबलपुर के आसपास के क्षेत्र से किन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था।
तो ये घटना सितंबर 1857 के आसपास की है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह नामक जो नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने यहां से अंग्रेजों को प्रताड़ित करने का, परेशान करने का काम शुरू किया। शंकर शाह एक छोटी सी मतलब रियासत जैसी ही थी, वहां पर बस अपना शासन कर रहे थे, मतलब जागीरदार कहो उनको, प्रशासक या शासक न कहो, जागीरदार थे एक प्रकार से। और ये बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दिए थे कि क्रांति करना है ना। इन्होंने क्या किया था, कहीं ना कहीं ये गोंड वंश से रिलेटेड है, इनका नाम याद रखना है आपको, जो आपकी दुर्गावती के वंशज थे एक प्रकार से, उन्हीं में कहीं वंशजों के से एक थे, वंशजों में से एक थे। तो ये लोग जो थे आपके गढ़मंडला के आसपास का जो इलाका है, वहां पर जागीरदार के रूप में अस्तित्व में थे, अंग्रेजों से बिल्कुल प्रताड़ित थे। अंग्रेज क्या करते थे, सम्मान नहीं करते थे, और इनके जो कर वगैरह थे इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर देते थे, है ना। तो क्योंकि कर जागीरदारों के ऊपर ही रहता था कि कर लगाना है, तो इनके ऊपर ही जब ज्यादा लोड रहेगा तो जनता पर तो टैक्स लगाएंगे ही। अब इससे जनता प्रताड़ित होती, तो इन सब चीजों से नाराज होकर ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ पहले से ही थे। मौका मिलना ही था। देखो ये विद्रोह कर नहीं पाए कि इन्होंने किसी को परेशान किया। इनके यहाँ बहुत सारे पत्र वगैरह या विद्रोह करने की जो प्लानिंग थी इनकी, वो सब रखी हुई थी इनके घर में। अंग्रेजों को ये बात पता चल गई थी, किसी धोखेबाज ने ये धोखा दे दिया था कि क्या करना है कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह के यहाँ तुमको जाना है और क्या करना है, जानकारियां निकाल कर लाना है कि क्या होने वाला है। तो वो जाता है साधु वेश में और इनसे जानकारियां निकलवा लेता है और जाकर अंग्रेजों को बता देता है। अंग्रेजों का छापा वहां पड़ता है और शंकर शाह और रघुनाथ शाह को पकड़ लिया जाता है। घर की छानबीन में पता चलता है कि बहुत सारे पत्र हैं जो कि अंग्रेजों के खिलाफ थे, इसके कारण इन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया जाता है और तोप के सामने रखकर उड़ा दिया जाता है। तो कभी ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को या किन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तोप के मुख के सामने रखकर उड़ा दिया गया, तो वो थे आपके शंकर शाह और रघुनाथ शाह। दोनों ही पिता पुत्र थे और इन दोनों को ही तोप के मुख के सामने रखकर उड़ा दिया गया था। किसने किया था ये काम, तो कैप्टन क्लार्क था उस टाइम पर वहां का अंग्रेज अधिकारी, ये याद रखना है। ठीक, तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थी हमारे एमपी में, ये हो गई, एक हिस्सा खत्म हो गया। घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं, घटनाएं अभी आगे हैं, है ना। इनमें से अभी एक और सूची है, सॉर्ट कर दी है मैंने, उस तरह की टेबल नहीं है क्योंकि उतनी जानकारी अब आगे नहीं मिल रही है ना। ऊपर के जो दो नाम लिखे हैं इनमें तो मिल जाएंगे, ऐसे आप बांट सकते हैं जिस तरह से पिछले पैटर्न में मैं पढ़ा रहा था। ये रामगढ़ की रानी अवंतीबाई और झांसी या ग्वालियर का विद्रोह जो था, यहां तक तो कर सकते थे अपन, लेकिन इनको हमको और डीप में ही पढ़ना है तो इसी पैटर्न में लिख दिया है। बाकी जो शेष चीजें हैं ये जगहें हैं, विभिन्न विभिन्न मध्य प्रदेश के स्थान है, यहां से कौन से नेतृत्वकर्ता नेतृत्व करते थे, यही प्रश्न आता है आपसे। तो इतना आपको याद रखना है किस जगह से किस व्यक्ति ने विद्रोह किया। तो पहले मैं छोटे छोटे बता देता हूं स्थान, उसके बाद जिनको हमें डीप में पढ़ना है, जैसे रानी अवंतीबाई की जानकारी एक्स्ट्रा तौर पर हमें लेनी है, क्या हुआ पूरी घटना समझेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की जानकारी हमें पूरी तरह से प्राप्त करनी है। तो ये सारी घटनाएं हमें देखना है, पर उसके पहले हम देख लेते हैं कहां पर क्या विद्रोह हुआ। तो पहला स्थान विजय राघवगढ़, ये स्थान कहां है, पहले तो इन स्थानों को भी याद रखना क्योंकि ये छोटी छोटी रियासतें हैं, किस जिले में आती ये भी पूछा जा सकता है। तो विजय राघवगढ़ रियासत ये कटनी के अंतर्गत है वर्तमान में, कहीं जबलपुर मिल जाए तो परेशान मत होना, वर्तमान कटनी पहले का जबलपुर। यहां पर ठाकुर सरजू प्रसाद जो थे उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके अलावा पीछे हम पढ़ चुके हैं इस रियासत को मदनपुर, जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में भी योगदान दिया था। मदनपुर रियासत के ढिल्लन शाह जो थे, इन्होंने मदनपुर रियासत नरसिंहगढ़ के नरसिंहपुर के आसपास विद्रोह को संभाला। इसके अलावा हीरापुर, हीरापुर जगह जो है विभिन्न नरसिंहपुर में ही है, और हीरापुर के हृदय शाह, इनका नाम तो इजिली याद हो जाएगा, हीरापुर के हृदय शाह, ठीक, मदनपुर के ढिल्लन शाह, ऐसा ही याद करना है, ठीक। तो मदनपुर के ढिल्लन शाह, हीरापुर के हृदय शाह, इन्होंने नेतृत्व किया नरसिंहपुर से। मंडला जो क्षेत्र है, मंडला में नेतृत्व किया बहादुर सिंह और देवी सिंह ने, है ना। मंडला जो शहर वाला मंडला है उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आगे रामगढ़ रियासत भी एक आएगी जो कि मंडला में ही है। तो मंडला से अलग है ये, रामगढ़ रियासत अलग जगह है, और मंडला जगह जो है वो अलग है। आपको पता शहर जो है ना, जैसे कि आप कह दो इंदौर, और इंदौर में भी एक तहसील है देपालपुर, तो तहसील की घटना आपकी अलग है और इंदौर शहर की घटना अलग है, जिले की बात यहां नहीं की जा रही। तो मंडला जो शहर है वहां पर बहादुर सिंह और देवी सिंह नाम के व्यक्तियों ने नेतृत्व संभाला। उसके अलावा जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद में दौलत सिंह ने नेतृत्व संभाला।
बानपुर के मर्दन सिंह, ऐसा ही रट्टा मारना जैसे मदनपुर के ढिल्लन शाह और हीरापुर के हृदय शाह मारा था, तो यहां पर बानपुर के मर्दन सिंह ऐसा रट्टा मार लेना। बानपुर कहां है, तो ये टीकमगढ़ में जगह आती है। उसके अलावा खरगोन में किसने किया नेतृत्व, तो टंट्या मामा ने, टंट्या भील ने। इस पर प्रश्न, इन पर प्रश्न भी आ चुका है और अभी अभी सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे इनके बारे में प्रश्न आ सकता है। लेकिन 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 धैर्य रखना है, इनको यहाँ डीप में अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जब हम जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ेंगे तब टंट्या भील आएंगे। तो अभी बस याद रखना इन्होंने नेतृत्व कहां से किया, खरगोन से, लेकिन जब जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो टंट्या भील का नाम अग्रणी रूप से आएगा, तो उनको लेना है। टंट्या भील के साथ साथ वहां पर हम भीमा नायक, खाज्या नायक, इन सब की बात करेंगे। तो मंडलेश्वर और सेंधवा नामक जगह पर, ये बड़वानी में है सेंधवा और मंडलेश्वर है महेश्वर के पास खरगोन में, इन दोनों जगहों से भीमा नायक ने नेतृत्व किया। अमझेरा एक रियासत थी जो कि धार में आती है, यहां से राजा बख्तावर सिंह ने नेतृत्व संभाला, और हिंडोरिया जो कि दमोह में आता है, यहां से किशोर सिंह लोधी ने नेतृत्व संभाला। तो ये इतने सारे नेतृत्व करता थे, छोटी छोटी जगहें हैं जो प्रश्न आ चुके हैं, है ना, जो कचरा एग्जाम लेता है आपका, एक संस्था है आपके मध्य प्रदेश में व्यापम, ठीक, उस तक के लेवल की ये चीजें कंप्लीट हैं जो आ चुके हैं, है ना, इससे ऊपर कुछ जाने की संभावना ही नहीं है। तो बस आपको इन्हीं को ही देख लेना है, कहां से किसने विद्रोह किया, कब किया, मतलब पीछे वाली स्लाइड के अनुसार कब किया और किसने वहां का विद्रोह दबाया। ये छोटी छोटी रियासतें हैं, तो यहाँ पर किसने दबाया ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता, ना जानकारी मिलती है। क्लियर। चलिए अब हम जिनकी बात करने वाले हैं, ये तीन ऊपर के नाम जो लिखे हैं, रामपुर, रामगढ़ की बात करेंगे, झांसी की बात करेंगे और तात्या टोपे की अलग से बात करेंगे, है ना, क्योंकि ये झांसी से ही रिलेटेड है, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही हम तात्या टोपे को भी कवर कर लेंगे, ऐसा है। चलो तो देखें क्या हुआ रामगढ़ में, हम क्या पढ़ने वाले हैं, रामगढ़ रियासत में क्या हुआ, रानी अवंतीबाई का विद्रोह इसे आप कह सकते हैं। यहां पर पहले रानी अवंतीबाई की जानकारी ले लें और फिर जो घटनाएं घटी उनकी जानकारी ले लेते हैं, ठीक। तो रानी अवंतीबाई की संक्षिप्त जानकारी में, जो इनका जन्म हुआ है वो 16 अगस्त 1831 को हुआ है और इनकी मृत्यु 20 मार्च 1858 को हुई है। इनका जो जन्म है वो डेट मत याद करना, लेकिन मृत्यु की डेट याद रखना, है ना, ये पूछी जाती है कि कब बलिदान हुई, बलिदान को प्राप्त हुई है, ये प्रश्न आता है आपसे, तो इस प्रश्न के बारे में आपको ये याद रखना होगा इतना। 20 मार्च 1858। भारत का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था उसमें मध्य प्रदेश की प्रथम महिला शहीद वीरांगना पूछा जाए तो वो यही थी आपकी अवंतीबाई, ठीक, ये प्रश्न पूछा ही गया है, तो इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला शहीद कौन थी, रानी अवंतीबाई ही थी। क्या हुआ था उसके पहले इनके कुछ संक्षिप्त जानकारी। इनका जन्म जो हुआ था वो सिवनी में हुआ था, ग्राम मनकेड़ी में। देवहारगढ़ के जंगल जो कि वर्तमान डिंडोरी में आते हैं और मध्य प्रदेश में है, तो वहां इनकी मृत्यु हो गई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए। विक्रमजीत इनके पति का नाम था, क्या नाम था, विक्रमजीत, ये याद रखना, जो कि लक्ष्मण सिंह के सुपुत्र थे। विक्रमजीत थोड़ा सा विक्षिप्त थे, मतलब थोड़ा सही दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी, इतना याद रखिए, अभी कहानी में जोड़ेंगे। इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम अमान सिंह था और एक का नाम शेर सिंह था। राव जुझार सिंह इनके पिता का नाम और गिरधारी बाई इनकी सहायिका थी। ये प्रश्न बहुत सारे आते हैं कि रानी दुर्गावती की सहायिका कौन थी, झलकारी बाई थी, रानी अवंती बाई की सहायिका कौन थी, गिरधारी बाई थी, तो ऐसा नाम आता है आपका। झा से झलकारी, शेष बची गिरधारी, ठीक। क्या है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अवंती बाई की कौन थी और लक्ष्मीबाई की कौन थी। तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो ऐसे याद कर सकते हैं, झा से झलकारी तो झा से झांसी, झा से झलकारी, और गिरधारी जो शेष बचा क्या वो गिरधारी, तो झा से झांसी और शेष बची गिरधारी, ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए, तो गिरधारी बाई किसकी सहायिका थी, आपके अवंती बाई की थी। अब कहानी शुरू करते हैं अपनी। क्या हुआ यहाँ पर 1857 की जो घटनाएं हो रही थी उसमें यहाँ पर एक तो पारिवारिक रूप से इनके घटना शुरू होने का कारण तो खुद ही थे, विक्षिप्त प्रवृत्ति के थे आपके विक्रमजीत सिंह। इन्होंने क्या किया, मतलब शासन संभालने में अक्षम थे, है ना, तो कहीं ना कहीं कर रहे थे शासन, रानी अवंतीबाई का योगदान उसमें रहता था ज्यादातर। बीच में किस्मत ऐसी खराब इनकी कि क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके जो बालक थे वो अल्पायु थे। अंग्रेजों को तुरंत मौका मिल गया कि क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई अब अल्पायु है, शासन तो संभालेंगे नहीं और महिला को हम शासन करने नहीं देंगे, कोई दत्तक पुत्र लेने नहीं देंगे। तो अगर बस बहाना चाहिए था, कायदे से संरक्षिका के तौर पर कर सकती थी, कई जगहों पर ऐसा हुआ, पर अंग्रेजों को क्या करना था, हड़पना था। तो उन्होंने हड़पने की नीति से क्या कर दिया, इनके राज्य को हड़प लिया और यहाँ पर तहसीलदारों की नियुक्ति कर दी रामगढ़ रियासत में।
रानी अवंतीबाई पहले तो प्रेम से जो थे आवेदन वगैरह की जो प्रक्रिया होती है अंग्रेजों को बताया कि मैं हूं भाई, जिंदा हूं, मेरे पुत्र हैं, मेरे सगे पुत्र हैं, दत्तक पुत्र नहीं है, तो कैसे आप मेरा हड़प सकते हैं राज्य। पर अंग्रेज कहाँ सुनने वाले थे। तो इन्होंने अब किया कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, और गई तो तहसीलदारों को मार भगाया वहां से और सीधे सीधे चुनौती दे दी। लेकिन इस टाइम पर क्या था कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, थोड़ा सा संग्राम में बिजी थे दूसरी दूसरी जगहों पर। बाद में फिर यहां पर क्या भेजा गया, एक अंग्रेज अधिकारी वार्डन को भेजा गया जिसने यहां पर रानी अवंतीबाई से युद्ध लड़ा। तो यहां कुछ कहानी इस तरह से है। क्या क्या याद रखना है, तो रामगढ़ रियासत से विद्रोह किया इन्होंने, रानी अवंतीबाई ने यहां पर विद्रोह नेतृत्व किया। यहां पर लड़ने वाला कौन था इनसे, इस अधिकारी का नाम बिल्कुल पूछा जा सकता है कि लक्ष्मीबाई से कौन लड़ा या कि अवंतीबाई से कौन लड़ा। तो वार्डन नाम का अधिकारी है, इसको याद रखना है। रानी ने अनेकों युद्ध लड़े इनके साथ, मतलब अंग्रेजों के साथ। बहुत लंबी कहानी है, हमको प्री में इतना ज्यादा नहीं जाना है। वहां पर बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, इनके संघर्ष हो रहे थे, अंग्रेज भी बदल जा रहे थे। लेकिन आपसे जो पूछा जाने वाला अंग्रेज है वो यही है, अंग्रेज अधिकारी वार्डन। तो अनेकों युद्ध लड़ रहे थे, उसमें एक युद्ध जब देवहारगढ़ के जंगल, मतलब अंग्रेज इनको ढूंढते फिर रहे थे कि रानी को पकड़ना है। तो अंग्रेज जब इनको ढूंढते, एक समय पर ऐसा आया कि देवहारगढ़ के जंगल में ये घिर गई अंग्रेजों से। अब इन्होंने जाना कि अब तो मृत्यु निकट है, अंग्रेजों के हाथ में जाने से अच्छा है कि मैं अपनी स्वयं मृत्यु को प्राप्त करूं। और इन्होंने भी अपने हाथ से ही अपना बलिदान दे दिया अपनी मातृभूमि को, और इस प्रकार से ये प्रथम शहीद जो महिला थी वो बन गई आपके मध्य प्रदेश की। इनकी सहायिका का नाम गिरधारी बाई है। ये जो युद्ध लड़ा गया था, वार्डन ने जो युद्ध लड़ा था, रीवा राज्य की सहायता से लड़ा था, मतलब रीवा ने इनको सैन्य सहायता प्रोवाइड कराई थी। इनकी समाधि जो बनी है वो बालग्राम डिंडोरी में बनी हुई है। डिंडोरी तहसील, डिंडोरी जिले के अंतर्गत शाहपुर तहसील है, वहां पर बालग्राम नामक जगह है, वहां पर इनकी जो है समाधि बनी हुई है। जो इनकी सहायिका है, ये भी पूछ ले कभी गिरधारी बाई की समाधि कहाँ बनी है, तो गिरधारी बाई की समाधि आपके मंडला में बनी है, यह याद रखिएगा। आइए, यही लगभग यही स्टोरी है, लगभग यही स्टोरी मानकर चलिए। रानी लक्ष्मीबाई की भी है, लेकिन आपको मैं क्यों कहता हूं कि इतिहास पुनः लिखा जाना चाहिए, यही कुछ कारण है कि किसी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है और किसी को बहुत दबा दिया जाता है, जबकि संघर्ष उनके समान होते हैं, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अब हमें बात करना है, झांसी में जो संघर्ष हुआ अंग्रेजों के साथ। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण विद्रोह है वह झांसी का विद्रोह या ग्वालियर का विद्रोह, आप दोनों ही संदर्भों में इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहां से विद्रोह करने वाली जो शासिका थी वो थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। तो जो दो हमारे महत्वपूर्ण जिनको डिटेल में हमको पढ़ना था, उसमें से एक अवंतीबाई हमने देख ही लिया उनका विद्रोह। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देख लेते हैं। तो इस विद्रोह को समझने से पूर्व हमको रानी लक्ष्मीबाई की थोड़ा सा जानकारी लेनी होगी कि क्या थी ये, कहाँ शासन करती थी, और भी कुछ जानकारी इनके बारे में आती है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनका जन्म कब हुआ था, ये डेट तो इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु आपको यहाँ पर इनका जन्म स्थान महत्वपूर्ण है, यह याद रखना होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है, ये फैक्ट के रूप में पूछा जाता है। उसके अलावा इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। ये कौन थे, तो ये आपके जो बाजीराव द्वितीय थे, आपके मराठा पेशवा, उनके यहाँ सेवा में थे। ये कैसे आए थे, तो ये बात ऐसी है कि जब मराठा साम्राज्य चल रहा था यहाँ पर, तो मराठा साम्राज्य के अंतिम जो पेशवा हुए बाजीराव द्वितीय, जिनका जो समय काल है वो 1796 से 1818 तक रहता है पेशवा के रूप में। लेकिन ये अंग्रेजों से, क्योंकि आंग्ल मराठा के तृतीय युद्ध में पराजित हो जाते हैं और इनके साथ जो संधियां की जाती हैं उसके तहत पेशवा का जो पद था वो समाप्त कर दिया जाता है, और बाजीराव द्वितीय को कुछ पेंशन देकर कहाँ भेज दिया जाता है, कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके ये बाजीराव की सेवा में आपके मोरोपंत तांबे साहब रहा करते थे। इनकी माता का नाम भगीरथ बाई था, जिनकी मृत्यु जब लक्ष्मीबाई 4 वर्ष की थी तभी हो जाती है। तो मोरोपंत तांबे साहब के ऊपर एक दबाव बढ़ गया, बेटी को पालना भी था। तो ये बेटी को क्या किया करते थे, अपने साथ ही ले जाया करते थे अपने कार्यालय। कार्यालय का तात्पर्य बाजीराव द्वितीय की जो सेवा में थे वहां पर ले जाया करते थे। एक्चुअली वहां रहने की भी व्यवस्था थी, तो वहीं रहकर खेली बढ़ी पढ़ी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। इनके जो बचपन का नाम, ये मूल नाम था, उनको आपको याद रखना होगा। इनको मनु और मणिकर्णिका के नाम से क्या है जाना जाता था बचपन में। बाद में या कि बचपन में ही जो बाजीराव द्वितीय थे,
इनके पुत्र हुए, है ना। अब ये जब बाजीराव द्वितीय की बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, बाजीराव द्वितीय के जो पुत्र थे उनका नाम याद रखना आप। बहुत इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं जो ये नहीं बताते हैं इनके नाम को। धोंदू पंत नाम था इनका, है ना। धोंदू पंत को ही जो प्रसिद्ध नाम है आपका नाना साहब कहते थे। क्या कहते थे? नाना साहब। तो नाना साहब के साथ खेली बढ़ी पढ़ी, ऐसा आपने कुछ सुना होगा। तो इनके पुत्र थे धोंदू पंत, ये आ जाते हैं और इनके भी सेवा में थे आपके मोरोपंत तांबे साहब, और इन्हीं के साथ फिर आपकी रानी लक्ष्मीबाई वगैरह रहीं। तो ये जो धोंदू पंत साहब थे, नाना साहब थे, इन्होंने प्यार से जो मनु है, मणिकर्णिका है, इनको छबीली कहना शुरू किया था। तो ये कुछ 3 नाम है, याद रखना, पूछ लिया जाता है कि मणिकर्णिका किसका मूल नाम है, या कि छबीली कौन कहा करते थे रानी लक्ष्मीबाई को, ऐसी सारी बातें। आगे की बातें ये है कि इनका जो विवाह हुआ था, आगे चल के ये बड़ी हो जाती हैं। बड़े होने पर इनका जो विवाह है गंगाधर राव नेवालकर के साथ होता है, जो कि झांसी के शासक थे। तो इनके साथ विवाह हुआ। गंगाधर नेवालकर बहुत बुरी कंडीशंस के साथ अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए थे, मतलब बहुत खतरनाक संधियों के साथ इनका जुड़ा था अंग्रेजों के साथ, ठीक। मनु का जब विवाह हुआ तो इनका नाम क्या रख दिया गया? लक्ष्मी बाई। आपके गंगाधर नेवालकर ने क्या नाम रख दिया? लक्ष्मी बाई। आपने शायद मूवी देखी हो मणिकर्णिका, उसको देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो लक्ष्मीबाई की कहानी बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगी। मुझे ध्यान से सुनिए, और एक बार मूवी आप देख लेंगे तो आपको आजीवन कभी नहीं भूलने वाली वह स्टोरी जो कि रानी लक्ष्मीबाई की है। थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला होगा तो आपको ध्यान रखना है, आपको ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डालना है। तो ये गंगाधर राव का विवाह लक्ष्मीबाई से हो गया। इनको एक पुत्र भी प्राप्त होता है जिनका नाम रखा जाता है दामोदर राव। लेकिन दामोदर राव की मृत्यु हो जाती है 1851 ईस्वी में, मात्र 4 माह की आयु में। तो इन्होंने क्या किया कि अब राज्य को आगे बढ़ाना था, क्योंकि हड़प नीति चल रही थी इस टाइम पर, और हड़प नीति के तहत यदि किसी के पुत्र नहीं है, वंश नहीं है, तो फिर वो जो राज्य होता था वो अंग्रेजों के सीधे अधीन हो जाता था, या कि उसको हड़प लिया जाता था। अब अंग्रेजों की इच्छा थी कि वो चाहे तो स्वयं वहां शासन करें, या तो वो किसी को दे दें कि आप शासन करिए यहाँ पर। तो इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, जिनका नाम भी इन्होंने दामोदर राव ही रखा, और ये दत्तक पुत्र था, ये याद रखिए। लेकिन जो सहायक संधि थी, हड़प नीति थी जो एक्चुअली कहिए, हड़प नीति के तहत दत्तक पुत्र भी वैध नहीं होता था उत्तराधिकारी। तो वैध उत्तराधिकारी अब इनके पास कोई नहीं है। तो यहीं से घटना की शुरुआत हो जाती है। इनकी सहायिका का नाम अभी याद रख लीजिए, झलकारी बाई। ये प्रश्न आता है कि झलकारी बाई किसकी सहायिका थी? तो झांसी की रानी की। और गिरधारी बाई की सहायिका का नाम आपने भी पीछे देखा, आपकी गिरधारी बाई। इसके अलावा सुंदर मुंदर और राव साहब, तात्या टोपे, ये सब ने आपकी रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। राव साहब कौन थे? तो राव साहब नाना साहब के पुत्र थे, और तात्या टोपे आपके इनके ही सहायक थे, मतलब बाजीराव की सेवा में इनके भी पिता थे, और ये भी इनके ही सेवा में रह जाते हैं एक महत्वपूर्ण सेनापति के रूप में, ठीक। तो ये कुछ आपकी संक्षिप्त जानकारी थी रानी लक्ष्मीबाई की। तो आते हैं अब कहानी कहां से शुरू होती है। रानी लक्ष्मीबाई की जिनसे शादी हुई थी आपके गंगाधर नेवालकर से, उनकी हो जाती है मृत्यु। मृत्यु के पश्चात इनके पास दत्तक पुत्र ही था दामोदर राव, कोई वैध पुत्र था नहीं। तो अंग्रेजों ने क्या किया? हड़प नीति के तहत इनके राज्य को अपने अधीन कर लिया, हड़प लिया, और यहाँ पर अपनी सेना वेना भेज दी, और रानी को कुछ पेंशन देकर रानी महल नामक एक जगह थी झांसी में, वहां पर रहने के लिए भेज दिया। एक निश्चित मात्रा में पेंशन मिलेगी, आपको रहना होगा, आपके परिवार का खर्च चलेगा, ठीक। रानी को यह बात पसंद नहीं थी। रानी ने इस टाइम पर एक फेमस उनका जो कथन है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। तो किसने कहा था ऐसी बात? ये आपकी रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था। तो गंगाधर नेवालकर की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इसको हड़प लिया। लेकिन इसी दौरान आपके भारतीय इतिहास की एक घटना, 1857 की जो क्रांति थी वो प्रारंभ हो जाती है। रानी महल में रानी रहा करती थी। 1857 की क्रांति का लाभ मिलता है रानी को, और रानी ने जब अंग्रेज कहीं और बिजी थे, यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण सेनापति था नहीं, तो अटैक कर दिया उस किले पर झांसी के, और वहां पर उन अंग्रेजों को जिनको उन्होंने नियुक्त किया था उनको भगा दिया यहाँ से, और रानी ने कब्जा कर लिया। लेकिन अभी तो अंग्रेज कहीं और बिजी थे। बाद में जब वहां से मुक्त हुए वो लोग, स्वतंत्र हुए, कि बहुत सारे विद्रोह दबा दिए, तब उनका ध्यान गया झांसी की ओर। तब तक रानी ने एक बड़ी सेना तैयार कर ली थी, बहुत सारी महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया था। दुर्गा दल नाम का उनका जो महिला टुकड़ी थी उसका दुर्गा दल नाम रखा था उन्होंने। उसके अलावा लगभग 14,000 की सेना उन्होंने तैयार कर ली। इस प्रकार से कुछ अब विद्रोह की शुरुआत होगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर किसको भेजा जाता है इस विद्रोह को दबाने का? विद्रोह का मतलब रानी ने क्या किया? अंग्रेजों की खिलाफत कर दी, अंग्रेजों के खिलाफ होकर झांसी के किले पर कब्जा कर लिया। तो अब यहाँ पर हीरोज आता है
क्या नाम था उस सेनापति का जिसने रानी को क्या किया, हराया या कि रानी से युद्ध लड़ा, उसका नाम था जनरल हीरोज। यहां आता है युद्ध एक होता है खतरनाक लेवल का झांसी में। झांसी के उस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई पराजित हो जाती हैं और रानी लक्ष्मीबाई बच जाती हैं, पकड़ी नहीं जाती हैं। उनकी एक सहायिका जो झलकारी बाई थी, ऐसा कहा जाता है कि वो इनके ही बिल्कुल जैसी दिखती थी और उन्होंने अंग्रेजों को उलझाए रखा। इसी दौरान रानी लक्ष्मीबाई किले से गुप्त रास्ते से बाहर चली जाती हैं और वह वहां से पहुंच जाती हैं कालपी तात्या टोपे के पास। झलकारी बाई की वहीं मृत्यु हो जाती है, यह याद रखिएगा। मूवी में भी यह सीन बाकायदा दिखाया गया है। चलिए, तो ये बात हो गई विद्रोह की। रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंच जाती हैं तात्या टोपे के पास। जनरल हीरोज इनका पीछा करते हुए कालपी पहुंच जाता है। वहां छुटपुट लड़ाइयां होती हैं। वहां से बचकर तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई वगैरह फिर जाती हैं ग्वालियर के किले में। ग्वालियर के किले में शासन कौन कर रहा था, ग्वालियर में शासन कौन कर रहा था, तो वो थे आपके जयाजीराव सिंधिया, जो हमने पीछे जब सिंधिया वंश पढ़ रहे थे तब भी देखा था। जयाजीराव सिंधिया के जो सैनिक थे, या कि वहां कुछ अंग्रेज भी थे और उनके भी सैनिक थे, तो जो भारतीय सैनिक थे वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे, विद्रोह का वो साथ दे रहे थे। तो उन्होंने कोई आक्रमण नहीं किया रानी के ऊपर, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। रानी ने बहुत इजीली कैप्चर कर लिया ग्वालियर को और जयाजीराव सिंधिया वहां से बचकर चले जाते हैं आगरा, अपना प्रस्थान कर जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ लोग उनको विरोधी मानते हैं, आप नेताओं जैसे अभी अभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये तो अंग्रेजों के साथी थे, है ना, देशद्रोही थे सिंधिया लोग। तो इसमें कुछ संदेह मिलता है, ये संदेहास्पद बात है। आपके जयाजीराव सिंधिया नॉर्मली चले जाते हैं। यहाँ पर एक अमरचंद बाठिया नाम का एक जो उनका कोषागार संभालने का काम करता था, वो व्यक्ति बच जाता है और उसने जो है तो विद्रोहियों के लिए उस कोषागार को खोल दिया था, जिससे काफी कुछ मदद मिली आपके जो रानी थे और उनके सहायक थे। तो ऐसा माना जाता है गुप्त रूप से कि जयाजीराव सिंधिया ने जानबूझकर ऐसा किया था, क्योंकि वो संधि से बंधे थे, प्रत्यक्ष सहायता कर नहीं सकते थे। तो अप्रत्यक्ष सहायता उन्होंने की, कोषागार खोल दिया कि ले जाओ और अपना काम करो, अंग्रेजों को इससे कुछ आप पराजित करने के लिए तैयार कर सकते हो उपकरण वगैरह। तो ऐसी कुछ कहानी मिलती है, या कई ये कहानी मिलती है कि वहां से वो भाग गए अपनी जान बचाकर और उन्हें रानी से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके पहले उन्होंने अंग्रेजों को बहुत ज्यादा शरण दे रखी थी। तो ये कुछ बातें हैं, तो जो भी है इतिहास और अच्छे से आप पढ़िएगा। बात करें आगे, तो तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने अब ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर पर भी आपका हीरोज आ जाता है, आक्रमण करता है और उस आक्रमण के फलस्वरूप अब यहाँ पर जो युद्ध होता है, आप 17-18 जून, 2 युद्ध आप समझ सकते हैं, मतलब 2 दिन का, जिसमें 18 जून जो है उस तारीख को खतरनाक युद्ध होता है और कोटा की सराय नामक स्थान पर ग्वालियर में ही वहीं रानी का जो हीरोज से संघर्ष चल रहा था, उसमें रानी को बलिदान प्राप्त होता है। तो यहां तक की कहानी थी इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की। किसने हराया इनको, ये ध्यान रखना, तो जनरल हीरोज ने इनको पराजित किया। कहां हराया, तो ग्वालियर में हराया। कहां की रानी थी, तो झांसी की थी। झांसी से कैसे ग्वालियर आई और ग्वालियर में ही इनकी मृत्यु हुई। तो ग्वालियर में ही इनको क्या किया गया, जो दाह संस्कार है वो किया गया और वहीं इनकी समाधि बनी हुई है। पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, ग्वालियर में। इसके अलावा आपका गिरधारी बाई की समाधि भी वहीं बनाई गई है, क्योंकि ये सहायिका थी। मृत्यु इनकी कहाँ हो जाती है, झांसी में, लेकिन वो उनकी समाधि कहाँ बनाई जाती है, ग्वालियर में ही, रानी लक्ष्मीबाई के पास ही बनाई जाती है। तो ये दोनों बातें याद रखना। इस पे एक कथन है बहुत प्रसिद्ध हीरोज का, इतना डटकर सामना किया था इन्होंने हीरोज का कि हीरोज ने इनके बारे में कहा था कि विद्रोहियों में 1857 के जो विद्रोही थे, विद्रोहियों में यदि कोई मर्द था तो वह थी केवल रानी लक्ष्मीबाई। कितनी बड़ी बात है कि कोई सेनापति ऐसा कह रहा जिसने उनके साथ संघर्ष किया हो, तो कितना खतरनाक मुकाबला किया होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। और उन परिस्थितियों में जब महिलाओं का क्या स्थान था आपको पता है ना। तो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए तो ये इतिहास में अमर है। ग्वालियर में इनकी समाधि है। सहायिका इनकी झलकारी बाई थी। तात्या टोपे भी थे। तात्या टोपे यहाँ भी जीवित रहेंगे। तात्या टोपे अलग अलग जगहों पर जाकर इस विद्रोह का नेतृत्व करते रहते हैं। इनके पीछे पूरी अंग्रेज फौज पड़ी रहती है। बहुत जगहों पर ये पराजित करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों पर इनकी सहायता भी करते हैं। बाद में एक बार ये कहाँ रहते हैं तात्या टोपे आपके, जब ये मान सिंह का पीछे आपने नाम सुना है 1857 की क्रांति में, शिवपुरी में रहते हैं। तो शिवपुरी में एक जंगल में थे। तो यहाँ पर मान सिंह नामक जो व्यक्ति था, जो कि शिवपुरी के विद्रोह का नेतृत्व करता है, उसने क्या किया, तात्या टोपे को पकड़वा दिया था। तो तात्या टोपे की वहीं से मतलब आपको फांसी दे दी जाती है। अंग्रेजों ने उनको पकड़कर फांसी दे दी। तात्या टोपे की कुछ संक्षिप्त जानकारी देख सकते हैं आप। नासिक में इनका जन्म हुआ था, येवला गांव में हुआ था। ये डेट बहुत एग्जैक्ट नहीं है, अलग अलग डेट्स मिलती हैं, इसमें चिंता मत करना। आप अभी एक आधार के तौर पर 1814 याद कर सकते हैं।
इनके पिता का नाम पांडुरंग भट्ट था, जो कि एक ब्राह्मण थे, और ये भी एक ब्राह्मण हुए, जिनका मूल नाम पूछा जाता है आपसे कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कई बार एग्जाम्स में प्रश्न आ चुका है, तो आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, रामचंद्र पांडुरंग। बाजीराव के जो पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय की बात कर रहे हैं, एक बाजीराव प्रथम थे, बहुत महान वाले, 1720 से 1740 वाले, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को विभाजित किया था। ये द्वितीय वाले हैं। इनके पुत्र थे धोंदूपंत, इनको इन्होंने अपना स्वामी माना था, इन्हीं के साथ थे। तो इनके साथ जब इनकी क्या पेंशन बंद कर दी गई थी, धोंदूपंत साहब की क्या कर दी गई, नाना साहब जिनको हम कह रहे थे, इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा कि इनके पिता बाजीराव की मृत्यु, मतलब जो पेशवा थे उनको पेंशन देना था। अब ये कोई पेशवा थोड़ी थे, तो इनको पेंशन देना बंद किया गया। तो इन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति के समय एक अच्छा अवसर पाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो तात्या टोपे इनके साथ भी लड़े, कानपुर में विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने कानपुर, इसीलिए कानपुर भी लिखा मिलेगा। तात्या टोपे ने कहां कहां नेतृत्व किया, तो कानपुर में, इसके अलावा कालपी में रानी के साथ, और ग्वालियर में भी रानी के साथ संघर्ष किया। जगहें कभी पूछी जाए तो यही याद रखना। अपनी छापामार कार्यवाही, जिसे हम गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं, छुप कर वार करना, जंगल वगैरह का बहुत ज्ञान रहता था इन लोगों को, तो कहीं से जहां टुकड़ी जा रही होती थी पीछे छुपे रहते तो अचानक अटैक कर देते थे, ये गुरिल्ला वारफेयर कहलाता है। तो इसके लिए ये जाने जाते हैं। बाजीराव जो प्रथम थे, महान शासक, शिवाजी जो थे, ये सब लोग किसके लिए जाने जाते हैं, अपनी गुरिल्ला वारफेयर तकनीक के लिए जाने जाते हैं। इनका नाम याद रखना। इनको भारतीय चीते के नाम से जाना जाता है, यह भी प्रश्न आ चुका है किसी एग्जाम में, याद रखना कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय चीते के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कानपुर में जब इनका संघर्ष चल रहा था, तो इन्होंने अंग्रेज अधिकारी विंडहम को मौत के घाट उतार दिया था। एक बात और याद कर सकते हैं, अंग्रेज अधिकारी यहां पर मेजर मीड होता है, मान सिंह की सहायता प्राप्त करता है वह, और इसको बहलाता है, कहता है कि तुमको तुम्हारा राज्य वापस दे देंगे। तात्या टोपे कहाँ है, यदि जानकारी हो तो आप दे दीजिए। इनको जानकारी थी, इन्होंने दे दी, इनको पकड़ा गया। 18 अप्रैल, ये डेट अच्छे से याद कर लेना, ये डेट सहित याद करना, 1859, 18 अप्रैल 1859 को आपके तात्या टोपे साहब को फांसी दे दी जाती है। कहां दे दी जाती है यह भी याद रखना, शिवपुरी में दे दी जाती है। तो ये तात्या टोपे से जो तथ्य आपके आते हैं, न केवल मध्य प्रदेश के इतिहास से बनेंगे, भारतीय इतिहास में भी जो प्रश्न आते हैं इनसे, वो सारे ही मैंने फैक्ट्स कवर कर दिए हैं आपके लिए। चलिए, तो ये थी बात तात्या टोपे की। स्वतंत्रता संग्राम का द्वितीय चरण यहां से शुरू होता है प्यारे बच्चों। अभी हमने क्या पढ़ा, स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण, जिसमें हमने कंप्लीट किया कुंवर चैन सिंह का जो विद्रोह था, बुंदेला विद्रोह था। उसके अलावा 1857 की क्रांति जो खतरनाक लेवल की घटी, उस पर चर्चा हमने कर ली, जिसे हम प्रथम चरण में विभाजित कर रहे थे। अब द्वितीय चरण में क्या होगा, जब ये क्रांति खत्म हो जाएगी, कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी, और सामान्य रूप से आंदोलन वगैरह चलते थे अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें किसी को मारा कूटा नहीं जाता था, है ना। फिर आगे चलकर कांग्रेस की स्थापना के काफी समय बाद एक क्रांतिकारी गतिविधियां घटित होना शुरू हो जाती हैं, जो कि 1905 या 8 के बाद आप कहना शुरू कर दीजिए, है ना। हालांकि कुछ क्रांतिकारी घटनाएं इक्का दुक्का घटित हो जाती हैं पहले ही, है ना, आपके तिलक साहब के काल में, लेकिन मुख्यतः 1908 से ये घटनाएं शुरू हो जाती हैं। इसको क्रांतिकारी घटनाओं का काल कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे आप क्रांतिकारियों के नाम सुनेंगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सबके, इन्होंने बहुत सारे लोगों को कूटा, है ना। कूटने का मतलब पीटा, पीटने का मतलब मार डाला। तो ये द्वितीय क्रम है। 1857 के बाद क्या क्या घटनाएं घटी हमारे मध्य प्रदेश में, उसको अब समझ लेते हैं एक एक करके। जिस क्रम में घटनाएं आपके भारत में होती रही और मध्य प्रदेश में होती गई, काल के अनुसार हम उन घटनाओं को देखते चलते हैं। तो जो संग्राम शुरू किया था कुंवर चैन सिंह ने 1824 में, 1857 में वह दावा नल बनकर धधक उठा, और उसके पश्चात 1947 तक बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं और दूसरी घटनाएं होती नहीं आपके प्रदेश में, जिनका वर्णन आपका अग्रलिखित है। पहली घटना बात करें हम मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। ये सब अब सामान्य से है ना, कोई किसी को मारना कूटना नहीं है। अब कई मारने वाली घटनाएं भी होंगी और कई शांतिपूर्वक कांग्रेस का अधिवेशन हो जाना है, कोई सामान्य असहयोग आंदोलन का हो जाना है, ये सारी चीजें हैं। तो 1851 में तत्कालीन मध्य प्रदेश, ऐसा याद रखना है, पहले का मध्य प्रदेश कैसा था, पहले के मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ वाला रीजन भी आता था, और आपका जो नीचे दक्षिणवर्ती जो जिले हैं, जैसे बुल्ढाना है, नागपुर है, यवतमाल है, वर्धा है, चांदा है, ये सब जो आते थे, वो सब क्या है आपके, वो सब मध्य प्रदेश के ही भाग थे। सीपी एवं बरार का क्षेत्र आपको याद रखना है ना। आप नक्शे में उसको देखना चाहें तो जो ऐसा मैप हमारा बनता है, छोटा सा बना रहा हूं,
ऐसा जो पूरा नक्शा हमारा बनता है, ये वाले मैप की हम बात कर रहे हैं, जिसमें नीचे के जो 8 जिले आपके बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर के आसपास के, वो सारे जिले महाराष्ट्र के आते थे। छत्तीसगढ़ कंप्लीटली हमारे पास आता था। उस टाइम पर मध्य प्रदेश की वास्तव में राजधानी नागपुर हुआ करती थी, राइट। तो तत्कालीन मध्य प्रदेश का जो अधिवेशन हुआ, एक घटना घटी 1891 में, वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था, ठीक। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की बात याद रखना, कहां हुआ, तो नागपुर में हुआ, जो कि हमारी राजधानी ही थी। उसके अलावा इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश की घटना है। पी आनंद चार्लू, जहां भी कांग्रेस के अधिवेशनों में, कांग्रेस क्या थी, शायद कुछ बहुत ही फ्रेशर्स बच्चे हों, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और कांग्रेस क्या है, आवेदन पत्रिकाएं, बातचीत करके ऐसे कुछ मामलों को सुलझाने का प्रयास करती थी और अधिकार मांगा करती थी अंग्रेजों से। उसमें भी नरम दल गरम दल में बटा हुआ था वो। तो ये सारी बातें कांग्रेस की थी। कांग्रेस के प्रतिवर्ष क्या होते थे, किसी न किसी स्थान पर अधिवेशन होते थे, यानी बैठकें होती थी। उसमें कुछ निर्णय लिए जाते थे कि हमको आगे अंग्रेजों के साथ क्या करना है, मतलब हम कैसी नीति अपनाएं जिससे हमें क्या मिले, ज्यादा अधिकार मिले, हमको स्वतंत्रता मिले। पहले तो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो तो धीरे धीरे स्वराज की अवधारणा आई। तो यहां पर हर कांग्रेस अधिवेशन की बैठकें होती थी और उसमें कोई ना कोई एक अध्यक्ष बनता था। तो इनके अध्यक्ष का नाम याद रखना, पी आनंद चार्लू नाम था उनका। और इसमें एक महत्वपूर्ण और घटना घटी, ये बिल्कुल नेशनल लेवल के प्रश्न है ना, जो एग्जाम में आते हैं भारतीय इतिहास की। तो राष्ट्रीयता नाम रखा गया था कांग्रेस का, आईएनसी कहते हैं कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी का एक और नाम मिलता है आपको, राष्ट्रीयता, जो कि किस अधिवेशन में रखा गया था, वो 1891 के नागपुर अधिवेशन में रखा गया था। पी आनंद चार्लू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगली घटना को देखें प्यारे बच्चों, तो 1906 में यहां पर क्या लिखा है, जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन। तो जिस प्रकार से कोई एक पार्टी राष्ट्र के लेवल पर काम करती है, केंद्रीय स्तर पर काम करती है, अलग अलग राज्यों में वो अपनी अलग से, जैसे कि आप सुनते होंगे कि जो अध्यक्ष हैं आपके खड़गे साहब बन गए भारतीय कांग्रेस के, उसी तरह से प्रदेश में भी आपके अध्यक्ष हैं, जैसे कि आपके गोविंद सिंह नाम के व्यक्ति हैं, गोविंद सिंह नहीं सॉरी, कमलनाथ अध्यक्ष हैं आपके कांग्रेस के प्रदेश स्तर पर। तो उसी तरह से उस टाइम पे भी व्यवस्था रहती थी कि केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय चीजें अलग थी और राज्य स्तर पर भी इनका गठन हुआ होता है। तो मध्य प्रदेश जो राज्य था, वहां पर एक प्रांतीय अधिवेशन होता है आपके कांग्रेस का, जो कहां होता है यह याद रखना, जबलपुर में। ये मतलब इनके अधिवेशन कोई प्रॉपर नहीं थे, आप सोचो कि अब हर वर्ष इनके भी अधिवेशन होते रहे हैं, कोई इनका फिक्स नहीं रहता था। कभी कभी जब कुछ लगता था कि बहुत सारी बातें हैं जो हमको कर लेनी चाहिए बैठकर, तो ये बैठते थे एक साथ। तो 1906 में जो बैठक हुई आपके कांग्रेस की प्रांतीय स्तर पर, है ना, वो 1906 की कहां पर वो बैठक हुई, वो याद रखना, जबलपुर में हुई। इसमें कौन कौन शामिल हुआ, तो मध्य प्रदेश के कुछ नेता थे, जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जैसे कि डॉक्टर राघवेंद्र राव थे, और डॉक्टर हरि सिंह गौर थे। हरि सिंह गौर सागर के थे, सागर यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने ही ओपन की थी। पहले एक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, हिंदी भाषा में जो पढ़ाई थी उस व्यवस्था की मांग करते थे, कांग्रेस के बैठकों में जो है तो शामिल होते थे हर बार। राघवेंद्र राव आपके सीपी एवं बरार जब हमारे पास आ जाएगा, मतलब हम आजाद हो जाएंगे, तो पहला जो हमारा राज्य बनता है वो उस राज्य के राज्यपाल के तौर पर भी ये पद ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पंडित रविशंकर शुक्ल, जो सीपी एवं बरार ही था उस टाइम का मध्य प्रदेश, वहां पर ये मुख्यमंत्री के तौर पर भी पद ग्रहण करते हैं। तो ये सब बातें थी प्यारे बच्चों आपके जबलपुर के प्रांतीय अधिवेशन की। अगला जो प्रमुख आंदोलन है, ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है, एमपी से जुड़ा हुआ है, बस इतना याद रखना। 1919 में हुआ था। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। क्या हुआ था खिलाफत आंदोलन में, ये कैलिफेट्स हुआ करते थे, कुछ खलीफा होते थे, एक बड़ा पद था, तुर्की में इनकी सत्ता थी, है ना, खलीफा थे, उनको पद से अंग्रेजों ने हटा दिया था। तो उसके विरोध में, इस्लाम धर्म के मतलब सबसे बड़े धर्म गुरु थे ऐसा आप कहिए, तो उनके विरोध में वहां पर अंग्रेजों ने गलत व्यवहार किया उनके साथ। यहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था भारत में, गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया था। मतलब ज्यादातर इससे इस्लाम धर्म के लोग जुड़े होते थे, है ना, खिलाफत खलीफा किससे जुड़े हैं, इस्लाम धर्म के लोगों से। तो 1919 में हुआ। मध्य प्रदेश में किसने इसका नेतृत्व किया, ये याद रखना, जब्बार खान साहब ने। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में सिवनी नामक जगह से होती है, ये याद रखना। जस्ट इसके बाद या इसी के साथ एक और आंदोलन शुरू होता है, असहयोग आंदोलन आपके देश में, गांधी जी के नेतृत्व में। तो असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है, सहयोग न करना, असहयोग, है ना, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। क्योंकि अब तक इस टाइम तक आपके 1920 तक हमें काफी सारे बदलाव देखने को मिल गए थे अपने भारतीय इतिहास के संदर्भ में। हमें आपके जो गवर्नर की काउंसिल वगैरह होती थी वहां पर कुछ
सीटें मिल गई थी, वहां पर हम रहते थे, बैठक करते थे और बहुत सारे पदों पर अब भारतीयों को नियुक्त किया जाने लगा था। तो असहयोग क्या करना था कि हम अंग्रेजों का जो काम है उसको रोकें, उनके काम में बाधा पहुंचाएं, कि कोई भारतीय वकालत कर रहा है तो उस वकालत को छोड़ दे, कोई व्यक्ति यदि गवर्नर की काउंसिल में है तो उस काउंसिल से इस्तीफा दे दे, उनके काम में बाधा पहुंचाना है, हमें उनका कोई सहयोग नहीं करना है, हमें उनकी शासन व्यवस्था में कोई साथ नहीं देना है। यह था सहयोग आंदोलन, 1920 में हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। 1 अगस्त 1920 से इसका प्रारंभ हुआ था और मध्य प्रदेश में किसने इसका नेतृत्व किया? प्रभाकर डुंडीराज। एक ही फैक्ट याद रखना इसमें कि कौन नेतृत्व करता थे? प्रभाकर डुंडीराज। क्लियर? इसमें विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना और ये सारी बातें शामिल होती थी। भारतीय इतिहास में बढ़िया से इसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत बृहद रूप से। अब ये हमारे मध्य प्रदेश के स्थानीय स्तर का एक आंदोलन था। आंदोलन का नाम है कसाई खाना आंदोलन। कसाई खाना आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ। अब इसके कुछ तथ्य हैं, इनको पढ़ लेते हैं। यह आंदोलन 1920 में हुआ। पहला तथ्य याद रखना, कसाई खाना आंदोलन कब हुआ मध्य प्रदेश में? 1920। पहला प्रश्न। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 2 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। एक्चुअली में घटना क्या थी, अब ये पहले समझ लीजिए। कसाई मतलब आप समझते हैं जो पशुओं को काटने वाटने का काम करते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ पर कुछ मांस का निर्यात करना चाहा था। डिब्बा बंद मांस का निर्यात करने के लिए एक कसाई खाने की स्थापना करना चाह रहे थे सागर जिले के रतौना नामक स्थान पर। कौन से जगह पर? जगह भी महत्वपूर्ण है इसमें, यह याद रखना। सागर जिले के रतौना नामक स्थान पर एक कसाई खाना स्थापित करना चाहते थे, जहां पर बहुत सारे गाय बैल क्या है कटते और उनका मांस जो है तो निर्यात किया जाता। तो इसके विरोध में मजेदार बात तो यह है कि एक मुस्लिम क्रांतिकारी भाई आपके अब्दुल गनी ने विरोध किया इसका, है ना। तो अब्दुल गनी ने क्या किया कि ये ठीक नहीं है यहां पर ऐसा करना, तो इन्होंने इस चीज का विरोध किया, जिसके समर्थन में आए आपके माखनलाल चतुर्वेदी साहब, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी साहब। तो भाई अब्दुल गनी ने इस बात को उठाया और माखनलाल चतुर्वेदी जी की नजर में आई। कर्मवीर पत्रिका के संपादक बने थे, हाल ही में ये जबलपुर से ही निकलती थी। उसमें हजारों लेख लिखे इसके बारे में। इतना तेज आंदोलन था, इतनी सारी किया काम आपके माखनलाल चतुर्वेदी साहब ने कि इस आंदोलन के लिए, मतलब इस आंदोलन के कारण ये जो प्रावधान था आपके अंग्रेजों का यहाँ पर कसाई खाना खोले जाने का, उसको बंद करना पड़ा कि ये प्लान अब नहीं करेंगे हम। ठीक, तो इसमें 2 लोगों का योगदान है, पंडित भाई अब्दुल गनी का और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी साहब का। दोनों ही नेतृत्वकर्ता के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। सितंबर तक इसका अंत हो गया, जो कि जून में शुरू हुआ था। अगला हमारा आंदोलन है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह वैसे नागपुर वाला प्रसिद्ध है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का झंडा सत्याग्रह है, लेकिन मध्य प्रदेश से ही उसकी शुरुआत हुई थी, यही पृष्ठभूमि थी। तो मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था? 8 मार्च 1923, ये डेट याद रखना, डेट सहित याद रखना। 8 मार्च 1923 को क्या हुआ? आपका जो कांग्रेस का झंडा था उसको जबलपुर नगर पालिका में कुछ लोगों ने फहरा दिया। वहां का जो कमिश्नर था, पुलिस कमिश्नर था, उसने उस झंडे को उतरवाया, एक प्रकार से राष्ट्रीय झंडा टाइप का था वो, उसको उतरवाया, अपने पैरों तले कुचला, मतलब इसको बहुत अपमान किया। इसको कांग्रेस ने क्या किया? अपने भयानक अपमान के रूप में लिया और इसका विरोध करना शुरू किया कि अब तो हम बहुत जगह झंडा फहराएंगे, कि वापस से यहीं पर झंडा फहराएंगे। इसके लिए क्या किए गए? झंडा लेकर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के साथ जुलूस निकाले जा रहे थे सिंपली, और आगे चल के उनको झंडा फहराना था। लेकिन जब ये जुलूस जा रहे थे झंडा फहराने के लिए, तो रास्ते में ही पुलिस ने इनको रोक लिया और कुछ लोगों को कारावास दे दिया और कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए बंद रखा, बाद में छोड़ दिया। तो कौन लोग थे ये जो जुलूस निकाल रहे थे? उनके नाम कुछ के याद रखना आप लोग। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, इनके पति ही थे सुभद्रा कुमारी चौहान के। इसके अलावा नरहरि राव, नाथूराम मोदी, है ना, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से आप सुभद्रा कुमारी चौहान और पंडित सुंदरलाल का नाम जरूर याद रखना। ठीक, पूछा जाता है ऐसा कि निम्नलिखित में से झंडा सत्याग्रह के दौरान, जबलपुर के झंडा सत्याग्रह के दौरान किस व्यक्ति को 6 माह का कारावास दे दिया गया था? तो पंडित सुंदरलाल साहब को क्या किया गया था? कारावास की सजा भी भोगना पड़ी थी इस जुलूस में शामिल होने के कारण। तो जुलूस लेकर जा रहे थे कि नगर पालिका में फहराएंगे, लेकिन इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिसमें अभियोग चलाया जाता है पंडित सुंदरलाल जी के ऊपर, और उनको तो 6 माह की सजा भी हो जाती है। लेकिन एक जत्था था, ये जत्था का मतलब एक समूह था जिसको गिरफ्तार किया गया। एक दूसरा जत्था था जिसमें प्रेमचंद, सीताराम जाधव, टोडरमल जैसे व्यक्ति शामिल थे। इन्होंने जाकर विक्टोरिया टाउन हॉल होते हैं हर शहर में, कुछ कार्यक्रम या के कुछ यदि बैठक करनी हो, बड़े हॉल जैसे होते हैं, तो जिसका नाम वर्तमान में गांधी भवन है, यहां पर जाकर उन्होंने वही झंडा फहरा दिया।
और एक प्रकार से मतलब ये बहुत बड़ी बात थी, बड़ा अच्छा एक नया विचार था एक प्रकार से अंग्रेजों का विरोध करने, क्योंकि हमको लड़ना नहीं था, है ना, इस टाइम पे गांधी जी वगैरह का काल था, हमको ऐसे ही विरोध करना था, अंग्रेजों के खिलाफ बातें करनी थी। तो ये अच्छा तरीका लगा और ये जो झंडा फहराया गया इससे देश में खबरें गई और फिर से कांग्रेस ने प्लान बनाया कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर हम करेंगे इस आंदोलन को, और नागपुर से वह आंदोलन शुरू हुआ जिसको आप भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। तो ये था हमारे मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह, 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में भी यह किया गया। अगली घटना पर चलते हैं प्यारे बच्चों, 1923 तक आ गए। 1930 में आपके गांधी जी एक काम करते हैं, नमक सत्याग्रह करते हैं। इस टाइम पर क्या हुआ आपके देश में, अंग्रेजों ने एक कानून लाए और उसके तहत क्या किया, कुछ कंपलसरी कर दिया था कि अब आपको इतनी मात्रा में नमक खरीदना ही होगा। एक तो जो अधिकार हमारे देसी रियासतों को प्राप्त थे, मतलब रजवाड़े थे जो नमक बनाने का काम वगैरह किया करते थे, उनसे ये अधिकार छीन लिया गया कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बनाएगा, अंग्रेजी कंपनियां अंग्रेजी नमक बनाएंगे, और बहुत ज्यादा मात्रा में निर्धारित कर दिया कितने किलो आपको नमक लेना ही पड़ेगा एक वर्ष में, ऐसा कुछ, राइट। तो इसके विरोध में कि भाई इतना नमक खाएगा कौन, पशु को भी खिलाएंगे तो कितना खिलाएंगे, है ना। तो इसके विरोध में नमक सत्याग्रह किया गांधी जी ने कि नमक हम बनाएंगे, है ना, मतलब भारतीयों को अधिकार नमक बनाने का मिलेगा, भारतीय ही बनाएंगे नमक। तो उन्होंने नमक बनाकर एक प्रकार से जो नमक कानून बना हुआ था उसको तोड़ा। तो उन्होंने दांडी नामक स्थान से जो दांडी यात्रा शुरू की थी, है ना, और साबरमती से जाकर दांडी तक यात्रा की थी उन्होंने। तो ये तो राष्ट्रीय घटना थी। इस संदर्भ में हमारे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था, अब इसे समझ लेते हैं। 1930 में ही सेम ये घटना घटेगी और मध्य प्रदेश में नेतृत्व करने वाले दो व्यक्तियों के नाम आपको मिलेंगे, एक सेठ गोविंद दास थे और दूसरे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। ये आगे चल के आपके सीएम भी बनते हैं ना। तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास जी जो थे, ये दो लोगों ने जबलपुर में इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अब जब मध्य प्रदेश में तो कुछ नमक बनाने की व्यवस्था थी नहीं, बस ये मतलब एक प्रकार से बस विरोध के तौर पर वहां गए और नमक बनाने जैसा कुछ काम ऐसा किया। तो ये कुल मिलाकर इन्होंने नमक सत्याग्रह का समर्थन किया। यहाँ कोई नमक नहीं बना पाए वो, मध्य प्रदेश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जहां पर नमक बने, ठीक। इस नमक सत्याग्रह के ही मतलब विरोध करने के लिए, इस नमक सत्याग्रह का साथ देने के लिए जो कुछ जनजातीय लोग थे उन्होंने भी विरोध प्रदर्शित करना चाहा, लेकिन अब कैसे करेंगे, नमक तो हमारे यहाँ बन पा नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो सरकारी चीजें हैं, जैसे कि अब तक जो है 1927 में एक अधिनियम आ गया था, वन अधिनियम, वन अब अंग्रेजों मतलब सरकार के ही होंगे ऐसे नियम आ गया था। तो जो जंगल होते हैं वो सरकार के होते हैं। तो अब जो जनजातीय लोग थे, जो जनजातीय नेता थे, उन्होंने जंगल काटने के रूप में एक मतलब प्रतीक के तौर पर कि हम नमक सत्याग्रह का साथ दे रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ जंगल काटे, जिसका नाम क्या किया गया, जंगल सत्याग्रह किया गया। मध्य प्रदेश में उसका नाम क्या है, जंगल सत्याग्रह। कब घटित हुई यह घटना, तो 1930 में घटित हुई। जंगल सत्याग्रह दो जगह के आपके महत्वपूर्ण है, एक आपका टुरिया नामक स्थान पर जो कि सिवनी में है, और एक का घोड़ा डोंगरी नामक स्थान पर जो कि आपके बैतूल में है। तो ये तो पहले जगह याद रखना कि मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह कहाँ कहाँ हुए, टुरिया सिवनी में, ये लिखा हुआ है, टुरिया ग्राम सिवनी में, और उसके अलावा घोड़ा डोंगरी जो कि आपके बैतूल में है ना। तिथि क्या है इनके घटना की, तो 1930 में ही ये घटनाएं घटती हैं। इनके नेतृत्वकर्ता और आपको याद रखना है, क्या नेतृत्वकर्ता थे, एक एक करके अलग अलग भी बात कर लेते हैं। टुरिया जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो टुरिया नामक स्थान सिवनी में, दुर्गा शंकर मेहता ने इसका नेतृत्व किया। क्या किया था, जो सरकारी जंगल थे, चंदन के कुछ पेड़ थे, उनको काटने का काम किया था, और इसको रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर सीवन नाम का व्यक्ति वहां पर था, और उसने इनको सबक सिखाने के लिए कुछ आदेश दे दिए थे अपने सैनिकों को कि इनको गोली मार दो, है ना। तो गोली मार दिया था, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई, गुड्डो बाई, रैना बाई, बेमा बाई और बिरजू गोंड की। तो आपको तो ये सब थोड़ा सा मेंस के लिए याद रखना है। प्री वाला काम यहीं तक है कि ये घटना कब घटी, 1930 में घटी। उसके अलावा दुर्गा शंकर मेहता इसके नेतृत्व करता थे, कहाँ घटी, तो सिवनी में घटी। क्लियर, ये तीन बातें आप याद रखिए। एक और जंगल सत्याग्रह जो है हमारा, वो है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। ये किसके नेतृत्व में हुआ, तो गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ। एक नाम आपको यही याद रखना है, हालांकि इनके और साथी थे, जैसे कि बंजारी सिंह कोरकू, जैसे कि विष्णु सिंह, इनके नेतृत्व में एक्चुअली ये घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ। तो कहां हुआ, बैतूल में हुआ। कब हुआ, 1930 1930 में। किसने नेतृत्व किया, गंजन सिंह कोरकू ने। इसमें भी गोलियां चलाने का आदेश मिला और कोमा गोंड जैसे व्यक्ति इसमें शहीद हो जाते हैं। तो आपको तो तीन ही बातें याद रखना है बस।
तो ये हमारे मध्य प्रदेश में 1930 में कौन सा सत्याग्रह था? आपका जंगल सत्याग्रह, जो कि घोड़ा डोंगरी में हुआ था। आइए अगले तिथि पर चलते हैं। 1930 तक हम पहुंच गए हैं। 1931 में एक घटना घटती है, आपके मध्य प्रदेश की ही स्थानीय रूप से घटना है, चरण पादुका नरसंहार। यहां पर पीएससी ने भी इनसे प्रश्न पूछ रखे हैं। क्या प्रश्न है अभी बताएंगे, पहले इसकी डिटेल ले लेते हैं। डेट सहित याद रखना इसकी तिथि की, कब घटना हुई थी। मकर संक्रांति का दिन 14 जनवरी था और इस दिन छतरपुर नामक जगह पर, छतरपुर रियासत थी उस टाइम पर, है ना, जो बुंदेला शासक थे ना, यहां शासन करते थे। छोटी रियासत हो चुकी थी, अब बड़ी रियासत नहीं रह गई थी। छतरपुर रियासत जो थी, यहां पर उर्मिल नदी के किनारे, छतरपुर से उर्मिल नदी गुजरती है, उर्मिल नदी के किनारे चरण पादुका नामक मैदान था। चरण पादुका नामक मैदान पर कुछ लोग ये प्लान बना रहे थे कि कुछ यहाँ पर टैक्स वैक्स बढ़ा दिया गया था, तो ये प्लान बना रहे थे कि कैसे इसका विरोध किया जाए। तो सामूहिक रूप से इकट्ठा हुए थे लोग बाग, और इस एकत्र होने के कारण एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम है पॉलिटिकल एजेंट फिशर। यहाँ पर नौगांव में एक छावनी थी, जैसे चैन सिंह के विद्रोह में आपने देखा छावनियां बनाते थे ये लोग, तो नौगांव नामक स्थान छतरपुर में आता है, वहां पर छावनी थी। यहाँ का ये पॉलिटिकल एजेंट था और ये यहाँ से आकर क्या करता है, बिना चेतावनी दिए इसने गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें 29 से अधिक लोग, है ना, ये डेटा अलग अलग मिलता है आपको, 29 से अधिक लोग तो जख्मी हो गए और 6 लोग शहीद हो गए इसमें। ये सत्याग्रह आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है, जिसकी अभी अभी मतलब डेट आई थी 13 अप्रैल 1919 में घटना घटी थी। तो अभी अभी अप्रैल में ही आपका 13 अप्रैल को इसकी एक मतलब 1919 और 100, है ना, 100 साल से तो अधिक ही हो गया, तो आपकी एनिवर्सरी जैसा मनाया गया। तो 13 अप्रैल को यह घटना घटी थी जलियांवाला बाग मैदान में। तो इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कहा गया था, या कि राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो एक देश स्तर पर वो घटना थी। तो उसी के जैसी ये मध्य प्रदेश में घटना घटी, इसलिए इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहते हैं। तो ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी हैं। एक तो ये पूछा जा चुका है कि चरण पादुका नरसंहार हुआ क्या था। पीएससी का क्या प्रश्न है, पीएससी का प्रश्न है 2018 के पीएससी का कि चरण पादुका नरसंहार कहाँ हुआ था। पीएससी ने उसका उत्तर जो माना था वो झाबुआ माना था, है ना। तो पीएससी का लेवल आप समझ सकते हैं, पहले झाबुआ माना था, फिर वो 3-4 बार में सही उत्तर दे पाता है आपका आयोग, तो आयोग ने 2-3 बार में सुधारा और फिर उसको छतरपुर माना, लेकिन पहले बार में और दूसरी बार में तो झाबुआ ही मान रखा था उसने। ठीक, तो ये बात है चरण पादुका नरसंहार की। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है इस चरण पादुका मैदान को। आइए अगली घटना पर चलते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड है? पंजाब मेल। कब घटना घटती है? 1931 में मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड नामक एक घटना घटती। क्या कहानी थी, कौन नेता थे, क्या कुछ हुआ, आइए सीखते हैं। इस घटना में क्या हुआ, 23 से 24 जुलाई 1931 की रात्रि को दिल्ली से मुंबई की ओर जाने वाली एक ट्रेन थी, जिसका एक स्टॉपेज आपके खंडवा रेलवे स्टेशन में भी था। कहां रुकती है ये ट्रेन? पंजाब मेल उस ट्रेन का नाम था ना, पंजाब मेल आपने सुना होगा। खंडवा नामक जो है स्टेशन पर ये रुकती है, मध्य प्रदेश में है आपका खंडवा, आपको पता होगा। यहां पर क्या हुआ, इस ट्रेन में 2 अंग्रेज अधिकारी सवार थे, एक का नाम था लेफ्टिनेंट हैक्सट और एक का नाम था मेजर सीहन। तो लेफ्टिनेंट हैक्सट और मेजर सीहन 2 अधिकारियों के नाम याद रखना। 3 क्रांतिकारियों के नाम भी आपको याद रखना है। भुसावल के देवनारायण तिवारी, भुसावल वर्तमान में आपके कहां पर है, महाराष्ट्र में, है ना, यहीं से ट्रेन होकर भी जाती थी। तो भुसावल के देवनारायण तिवारी, उनके ही मित्र दलपत राव, और मध्य प्रदेश में दमोह के एक वीर थे यशवंत सिंह, राइट। ये लोग चाकू कृपाण जो भी औजार थे इनके, ये लेकर उसी ट्रेन में खंडवा में चढ़ जाते हैं। और आगे जैसे ही ट्रेन बढ़ती है, इन्होंने अटैक कर दिया इन अधिकारियों पर, लेफ्टिनेंट हैक्सट और मेजर सीहन पर। इसमें क्या हुआ, देवनारायण नामक जो व्यक्ति थे, इनके सहायक आपके देवनारायण तिवारी, एक्चुअली भुसावल के, इन्होंने पहले हैक्सट के कुत्ते को निपटा दिया कि ये भौंके ना, और हैक्सट ने पिस्तौल जब तानी तो यशवंत सिंह ने हैक्सट पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया अपनी कटार से। मेजर सीहन ने जब यशवंत सिंह पर हमला किया तो देवनारायण ने सीहन को चाकू से गोद डाला। इस तरह की कुछ घटना घटी। इसी बीच दलपत ने क्या कर दिया, ट्रेन को खींच दिया, चेन खींच दी, और वो ट्रेन रुकती है और ये तीनों ही लापता हो जाते हैं। लेकिन लापता हो तो गए, पर बाद में इनको पकड़ लिया जाता है।
61 मारा जाता है इसमें, सीहन घायल हो जाता है। सीहन ने बहुत पूरा दम लगा दिया इनको पकड़ने के लिए और इन पर खंडवा नामक स्थान पर मुकदमा चलता है। और मुकदमे में क्या क्या होता है, यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी दे दी जाती है। यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी, और दलपत राव जिनका काम था चेन खींचने का, उनको क्या कर दिया गया, काली पानी की सजा दे दी गई। काले पानी की सजा का मतलब काला पानी पिलाना नहीं है, काला पानी में कहीं किसी निर्जन द्वीप पर आपको छोड़ दिया जाता था। सिंपली काला पानी की सजा हमारे देश में जो है तो अंडमान निकोबार में एक सेल्यूलर जेल है, वहां भेज दिया जाता था, है ना, वहीं रहते थे आप और 2-4 रोटियां मिलती थी। वीर सावरकर को भी वहीं रखा गया था, ये था। तो ये घटना थी हमारे यहाँ पंजाब मेल 1931 में घटी। कहाँ घटी, खंडवा में घटी, यह याद रखना। और इन नेतृत्वकर्ता और अंग्रेज अधिकारियों के नाम याद रखना। क्लियर। चलिए अगली घटना की ओर बढ़े हम। 1931 के बाद अब एक महत्वपूर्ण घटना, आपके राष्ट्रीय लेवल की यह घटना है लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ी है सीधे तौर पर। 1939 में होता है, क्या होता है, त्रिपुरी संकट कह सकते हैं आप इसे। क्या कहते हैं, त्रिपुरी संकट। जानते हैं कि क्या संकट उत्पन्न हुआ था। तो ये कांग्रेस का एक अधिवेशन था, बैठक हो रही थी। कब हुआ, 29 जनवरी 1939 को यहाँ कांग्रेस का बैठक होता है। त्रिपुरी कहाँ है आपको पता होना चाहिए, जबलपुर में है। आपने यदि कलचुरी राजवंश पढ़ा है मुझसे तो आपको यह बात पता ही होगी त्रिपुरी कहाँ है, उनकी राजधानी थी त्रिपुरी। किस क्रम का अधिवेशन था ये याद रखना, मध्य प्रदेश का अधिवेशन है, क्योंकि जो वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमाएं हैं उस दृष्टिकोण से अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला एक अधिवेशन और राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे एमपी में कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था, राइट, 1891 में। पी आनंद चार्लूस के अध्यक्ष थे। तो वो बातें थी, इसमें भी हमको सब याद रखना है। 52वां अधिवेशन था आपके जबलपुर के त्रिपुरी में हुआ। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर क्या होते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। यहाँ पर चुनाव होता है अध्यक्ष के लिए। कई बार तो अध्यक्ष बिना विरोध के चुन लिए जाते थे, पर कई बार क्या होता था, चुनाव हुआ करते थे अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए। तो अध्यक्ष चुनाव होता है यहाँ पर और अध्यक्ष चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। लेकिन अब कहानी सुन लो, बस यही है त्रिपुरी संकट। गांधी जी के समर्थक या के गांधी जी ने जिनका समर्थन किया था, पट्टाभी सीतारमैया, ये आगे चल के आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बनते हैं। तो पट्टाभी सीतारमैया जो थे, इनका समर्थन किया गांधी जी ने और कहा कि यदि ये हारते हैं तो ये हार मेरी हार होगी। और मजे की बात यह है कि गांधी जी की हार हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या किया, पराजित कर दिया। और ऐसे हल्के फुल्के वोट्स के साथ नहीं, खतरनाक लेवल पर इनको पराजित कर दिया। और जब ये पराजित हो गए तो इससे कांग्रेस में संकट छा गया, जिसे ही क्या कहते हैं हम, त्रिपुरी संकट। गांधी जी के विरुद्ध कोई हो गया उस टाइम पर, यह बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद एक और तथ्य यहाँ छूटा हुआ है, लिखा नहीं है। ये सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि हमारी और आपकी कोई भी विचारधारा समान नहीं है। तो इससे थोड़ा सा नाराज रहते हैं सुभाष चंद्र बोस और कहते हैं कि ठीक है भाई, आप कांग्रेस संभालिए, मैं इस्तीफा दे देता हूं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफे के बाद जो अध्यक्ष बनते हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद साहब क्या बनते हैं, यहाँ के अध्यक्ष बनते हैं। तो ये अध्यक्ष का नाम भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आइए आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आ जाते हैं। ये अब अंतिम में पहुंच चुके हैं हम। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ, भारत छोड़ो में क्या था कि अब अंग्रेजों को भगाना था अंतिम में हमको, कि अब चाहे करो या मरो, चाहे अब जो करना है करना पड़े, करो। गांधी जी ने कह दिया अब इनको भगाओ भारत से। ठीक, ये क्योंकि क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना बताए हम लोगों को शामिल कर लिया, बहुत सारे लोग मारे गए। गांधी जी बहुत फ्रस्ट्रेट थे अब अंग्रेजों से, अब विनय करने की क्षमता उनकी नहीं थी, अब किसी तरह से इनको हटाओ। और ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपके देश में शुरू होता है। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश में क्या हुआ वो जानना है हमको। क्या होते थे, अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाले जाते थे, अंग्रेजों को पकड़कर कूट दिया जाता था, ये सारे काम किए जाते थे। तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यह याद रखना, विदिशा में। छुटपुट घटनाएं अलग अलग जगहों पर हो रही थी पूरे देश में। एमपी से जुड़ी हुई क्या बातें हैं, तो इतना याद रखना कि सतना जिले के पद्मधर सिंह जो थे, सतना जिले के पद्मधर सिंह इलाहाबाद में पुलिस की गोली से शहीद हो गए। तो पद्मधर सिंह की शहादत, ऐसा पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो पद्मधर सिंह थे, एक तो वो कहाँ के थे, तो सतना के थे। कहाँ रह रहे थे वो, पद्मधर सिंह इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे थे। तो वहां पर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाला, उसमें आगे आगे सीना ताने चल रहे थे झंडा लिए, इन पर पुलिस ने गोलियां चलाई और पद्मधर सिंह इलाहाबाद में क्या हो गए, शहीद हो गए, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। तो प्रश्न क्या है, कहाँ के थे और कहाँ शहीद हो गए, ये याद रखना। दूसरे व्यक्ति का नाम, मंडला के उदय चंद की शहादत।
तो उदयचंद मंडला के थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यही इसी तरह से जुलूस का नेतृत्व किया, अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और उदयचंद की मृत्यु हो जाती। तो उदयचंद की शहादत कहाँ हुई, ऐसा प्रश्न आपके पीएससी पूछता है, तो वो थे मंडला के, ये याद रखना। अगला है बैतूल के महादेव तेली का योगदान बलिदान। तो महादेव तेली कहाँ के थे, बैतूल के थे। बैतूल में सेम यही घटना, अंग्रेजों के खिलाफ करना था, ये पुलिस वालों के कपड़े उतार रहे थे एक्चुअली। तो पुलिस वालों में अब जो लोग फंस गए थे तो वो तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी टुकड़ी आती है और गोलियां चलाती है, जिसमें महादेव तेली क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो ये 2-3 घटनाएं एमपी से जुड़ी हुई याद रखना है आपको। हालांकि छोटे मोटे स्तर पर तो पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में ही ये विद्रोह हो रहे थे, जिनके नाम इंपॉर्टेंट है वो ये रहे। इस तरह से सारी घटनाएं हमने मध्य प्रदेश की कवर की हैं। आपको जो भी पुस्तक मिले, जो अच्छी लगती हो, जो कठिन से कठिन पुस्तक लगती हो, उसको आप सॉल्व करिए, लगाइए। कोई भी फैक्ट आपको मुश्किल ही छूटेगा, 95% तो मैं कह ही सकता हूं कि आपसे वो सारे प्रश्न बनेंगे। बस ध्यान से सुनना है मेरी कहानियों को और मेरे तथ्यों को याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हमने कुछ 2 बिंदु आपके यूनिट 1 के कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा बिंदु हम क्या शुरू करेंगे, आपके लिए सरप्राइज ही रहेगा। अगली क्लास में मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।